चलिए, सो वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। वी विल स्टार्ट विद सिलेबस डिस्कशन। आपका हमने एक हॉलिस्टिक सिलेबस बनाया हुआ है। आवाज़ आ रही है मेरी? हॉलिस्टिक सिलेबस बनाया हुआ है विच इंक्लूड्स ऑल एग्जामिनेशंस। आपका एसएसबी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, ये ग्रेड बी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके सारे सिलेबस को कंबाइन करके हमने एक कलेक्टिव सिलेबस बनाया हुआ है। यही सिलेबस आपका पैटर्न रहने वाला है फॉर दिस स्कीम ऑफ द क्लासरूम। जो ये हम 5-6 महीने का क्लासरूम सेशन करने वाले हैं, इसमें ये सारा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज हम एक एक करके वो सारे सब्जेक्ट जो है कवर करेंगे। सो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्लासरूम दैट वी आर गोइंग टू हैव? हमारी क्लासेज जनरली 2 या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। 3 से 4 घंटे का क्लासरूम का है पर डे आपका जो शेड्यूल रहेगा। एंड उसी में हम क्या क्या करते हैं, सो सपोज वी स्टार्ट विद, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से या मैथमेटिक्स से, साथ में हम हो सकता है ज्योग्राफी स्टार्ट करें या इकोनॉमी स्टार्ट करें। सो दीज आर 2 और 3 सब्जेक्ट्स जो हम आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, उसका अब हम पढ़ाएंगे क्या क्या वहाँ पे। सो व्हेन यू लुक एट दिस, अगर आप इसको सिलेबस को देखोगे, दिस इज अ कलेक्टिव सिलेबस। ठीक है, सो यहाँ पे यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज। आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी इस चीज की। यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स, और ये जो टॉपिक्स हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब एग्जामिनेशन में बैठने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता हो। एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है वो समझना जरूरी है। तो यू हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देयर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स जिनकी बहुत प्रोपोर्शनेट वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो सब्जेक्ट्स जो आपको एसएसबी में भी लगेंगे, और यही वो सब्जेक्ट्स है जो कल को अगर आपका प्लान बनता है दैट फ्रॉम दिस लेवल नाउ आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो मुझे केएस का एग्जाम देना है या मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है या और भी कोई एग्जाम देना है, ये सब्जेक्ट्स वो कोर सब्जेक्ट्स हैं, वहां पे भी यही आपको आएंगे। यू जस्ट हैव टू गो अ लेवल अप इन दैट। ठीक है, उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाएं अपना पढ़ाई का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस शेड्यूल, पढ़ाई का शेड्यूल जो है, हम सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं कर रहे हैं। क्लासरूम एक एस्पेक्ट है इसका, ये आपको गाइड करता है, ये आपको रास्ता दिखाता है, भाई ये टॉपिक है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक की कम इंपॉर्टेंस है, इसमें से ये प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जब तक आप इसको सप्लीमेंट नहीं करोगे, किससे? अपने पर्सनल पीरियड ऑफ स्टडी, अपना घर पे जाके जहां भी आप रह रहे हो वहां जाके पढ़ाई नहीं करोगे तो क्लासरूम में पढ़ने से काफ़ी नहीं होगा। सो दिस क्लासरूम, ये जो फॉर्मल क्लासरूम सेटअप है, ये आपको सिर्फ दिखाता है कि भाई आपने किस रास्ते पे चलना है, आपके लिए रास्ता आसान करके आपको सामने रखा जा रहा है। उसके साथ आपकी भी पार्टनरशिप उतनी ही बराबर है। सो इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द मेंटोर स्टैंडिंग ओवर हेयर और आपके बीच में। और अगर आप ये 5-6 महीने तक एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, रिगरस शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करो, विंटर्स ऐसे भी हमारे पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं है, तो ये दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, अगर आप ये पढ़ाई में एक बार लगा दो, देन यू हैव अ पैटर्न। फिर आपको पैटर्न भी पता होगा, आपने बहुत सारे टेस्ट भी दिए होंगे, आपको सिलेबस भी पता होगा। सो इफ़ यू लुक एट दिस सिलेबस, सो हमें करना किस लेवल का है, पढ़ाई किस लेवल की करनी है हमने। इफ यू लुक एट दिस एंटायर सिलेबस, अगर हम इस सारे सिलेबस को देखें तो वी आर लुकिंग एट लगभग 10th 11th लेवल का है जो हमें पढ़ना है। मैथमेटिक्स खास करके 10th लेवल का है। सो मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे, आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक्स जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स में सबसे प्राइमरी है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड व्हेन वी सिट इन द क्लासरूम, जब हम क्लासरूम में बैठेंगे, वी विल बी डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच। सो आप ये भूल जाओ, ये दिमाग में नहीं रखना कि मैंने मेडिकल पढ़ा है या मैंने आर्ट्स पढ़ा है या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है तो मुझे मैथमेटिक्स नहीं आएगा। वी एक्सपेक्ट कि आपको ना आए, हम चाहते हैं कि आप जीरो पे खड़े रहो वहां से, बट यू हैव टू डिसाइड कि यहां से मुझे सीखना शुरू करना है। सो पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमूव फ्रॉम योर माइंड इज कि मैंने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही नहीं 11th-12th में, या मैंने मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज यही वो 5 महीने 6 महीने है जहां आपको उतना मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी हैव ओवर हियर? इसके साथ साथ अगेन अलजेब्रा, ये बेसिक टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के। ओपन अ बुक फ्रॉम 10th 9th स्टैंडर्ड, आपको यही मैथमेटिक्स नजर आएगा। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक सिग्निफिकेंट, और ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वो वाले टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप में से किसी ने पढ़ा है 11th 12th में मैथमेटिक्स? पढ़ा है?
तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखते हैं 11th-12th में, वो समझ नहीं आती है वो यूज कहाँ होगा जब तक आप प्रोफेशनली उसमें ना जा रहे हो। दीज आर द टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। वेदर यू बिकम एन ऑफिसर, वेदर यू स्टार्ट अ बिजनेस, आप कुछ भी करो, एवरेज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ये लाइफ स्किल्स हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप सीखने जा रहे हो। अगर आप ये दिमाग में रख के चलोगे कि मैं सीखने जा रही हूं या सीखने जा रहा हूं, दैट इज वेयर यू स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, उसके साथ साथ और हमें क्या, अगेन चाहे बिजनेसमैन बनना है, अफसर बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना नेचुरल है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बचपन से पढ़ाते हैं, 7th-8th में पढ़ाते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। उसी के साथ साथ फिर व्हाट डू यू हैव, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइंगल्स हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स है आपके पास, वो भी आपको इसमें कवर करने हैं। ठीक है, फिर ये मेंस्ट्रुएशन 2, इफ एनी वन ऑफ यू इज लुकिंग टुवर्ड्स नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन, तो उसमें अलग से उतना मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन उसमें अलग से, सॉरी, ये मेंस्ट्रुएशन 1, मेंस्ट्रुएशन 2 ये मेंशन किया गया है अलग से, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ रेवेन्यू ऑफिसर आपको लैंड मेजरमेंट करना आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, इनकी शेप्स, इनका एरिया, इस पे जो नायब तहसीलदार के लिए कर रहा है ट्राई, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद हम अगर आगे चले, व्हाट डू वी सी, फिर आता है आपका रीजनिंग। अगेन ये रीजनिंग एसएसबी हो, बैंकिंग हो, आपका यूपीएससी हो, जेकेपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। एसएसबी में मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, जेकेपीएससी हो, यूपीएससी हो, वहां पे कैलकुलेट नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाई फिर भी करना है। एंड अगेन वेरी सिंपल, बहुत लॉजिक, इसके नाम में ही लॉजिक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम आमतौर पे लॉजिक एंड रीजनिंग कहते हैं। ऑल यू हैव टू डू इन दिस एरिया इज कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, कुछ तरीकेकार याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एंड लेट मी रिमाइंड यू, एक बार ये पढ़ लो, ये जिंदगी भर याद रहने वाला है। इसमें हमें जनरली क्या करना होता है, व्हाट डू वी हैव जनरली इन दिस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको उसका बेस्ट कंक्लूजन देखना है कौन सा है। ब्लड रिलेशंस, वेरी इजी, बहुत आसान है, बस एक बार फिगर बनाना सीख लो, आप कैलकुलेट कर सकते हो 3-4 जनरेशंस तक बिल्कुल विद इन सेकेंड्स। तो इसको समझना जरूरी है, यहाँ पे याद करना नहीं है, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस। A goes towards the north 50 meters, takes a right turn, moves 10 meters. आपने देखना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अगेन बेसिक स्कूल लेवल की कैलकुलेशंस। हाँ, लॉजिक एंड रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट यू नीड टू ड्रॉ फिगर्स क्लियरली। फिगर बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से, साफ सुथरा, तो आसान है क्वेश्चन, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। साइलोजिज्म बहुत आसान, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो अगेन बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये, लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली टॉपिक्स हैं ये। देन यू हैव वेन डायग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट। 10 people are sitting around a सर्कुलर टेबल, ए इज फेसिंग बी, इस तरह की स्टेटमेंट्स समझनी है, फिगर बनाना है, फिगर ही आपका जवाब खुद फिर फिगर बोलना शुरू कर देगा। आपने रीजनिंग में याद रखना, रीजनिंग में अगर फिगर्स क्लियरली बना लिए, फिगर खुद आपको जवाब दे देगा अपना। ठीक है, उसके बाद वी हैव डेटा सफिशिएंसी, ड्राइंग इन्फरेंसेस, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ये सारा रीजनिंग जो है, दिस इज प्राइमरी स्किल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। जनरली जब हम सिलेबस को डिकोड करते हैं, हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड लॉजिक रीजनिंग, ठीक है, ये आ गया। दूसरा है आपका इंग्लिश, ठीक है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा किसी एग्जाम में बेसिक ग्रामर भी होगा। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो कौन सा है, जनरल नॉलेज का। ठीक है, जनरल नॉलेज थोड़ा सा यूपीएससी या केएस के लेवल पे जाए तो उसी को जनरल स्टडीज भी बोला जाता है। 3 में से इट इज वेरी इजी टू कवर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इजिली स्कोरेबल एरिया है ये। मतलब ये वो एरियाज है जहां आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स जीएस या जनरल नॉलेज, वहां एरिया बहुत वास्ट है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। वहां पे होंगे 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, लेकिन ये स्कोरिंग एरियाज हैं, 100/100 इसमें लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें थोड़ा सा आपकी जीएस की तरफ, अब जीएस में हमें क्या क्या नजर आता है, हमें इकोनॉमी नजर आती है, हमें ज्योग्राफी नजर आती है, हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, या पॉलिटी का कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा, दैट माइट बी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जे&के वाला हो गया, या आपका पंचायती राज एक्ट है, या पूरा सिंपल पॉलिटी लिखा होगा।
तो इफ वी टॉक अबाउट दिस जीएस का पेपर, यहाँ पे अगेन योर प्रिपरेशन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। आपकी प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीएस के जितने भी पेपर्स हैं, जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज समझना, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ठीक। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, उसके बाद उसके मल्टीपल रिविजन्स। दोनों चीजों का रिजल्ट क्या निकलेगा, जब आप रिविजन करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो उस इंफॉर्मेशन की जो वैलिडिटी है या जो वो रहेगा आपके दिमाग में, बहुत कम टाइम तक रहेगा। अगर आपने समझ के रिवाइज किया होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहने वाली है। एंड हमने जीएस को लेके यही करना है, ट्राई टू रिटेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जब हम एग्जाम की तरफ जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन क्या है, रिवीजन करना। रिवीजन को आसान क्या बनाता है, सब्जेक्ट को समझना। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपको पूछूं इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, आप ये तब बता सकते हो जब आपको पता होगा इन्फ्लेशन होती क्या है। आपने नाम ही रट्टा लगा लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इन्फ्लेशन होती क्या है, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहेगी, फिर दिमाग में से इसकी इंफॉर्मेशन खत्म होने लगेगी। सो इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास है बेसिक इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशंस, इकोनॉमिक के बेसिक मैट्रिसेस, जिसमें हमें मार्केट इकोनॉमी पढ़नी है, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़नी है, इसमें ग्रोथ और मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के लिए, जिसमें आप बेसिक अकाउंटिंग समझते हो, इकोनॉमिक्स का बेसिक सेटअप समझते हो कि ये है क्या सब्जेक्ट, ठीक है। देन वी हैव इन्फ्लेशन, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। महंगाई होगी तो आरबीआई क्या करेगा, कम हो जाएंगी प्राइसेस तो आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी कम करनी है ज्यादा करनी है, आरबीआई किस तरह से वो चीज डिसाइड करता है। देन वी हैव एक्सटर्नल फैक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। और ये वाला एरिया जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये कनेक्टेड है आपके करंट अफेयर्स के साथ। जितना जितना न्यूज में जो नई नई स्कीम्स आती जाएंगी वो यहां पे ऐड होती जाएंगी। इसके बाद सबसे डेंजरस सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा डराने वाला है ना, सो वी हैव सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ा रहा हूं। सो वी हैव हिस्ट्री, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। अब डर इसलिए नहीं लगता है कि ये कोई अलग जुबान में लिखा हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके साथ एक ऑलरेडी एक आपके दिमाग में एक बात रहती है कि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो हम कभी कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी डेट्स हैं इसमें जो करनी है, वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसको। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर दीज एग्जामिनेशंस, हम इसको बड़े ही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल इंफॉर्मेशन को डीकंस्ट्रक्ट करके उतनी इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे जो हमें एग्जाम के लिए जरूरत होगी। जो एग्जाम में नहीं लग रही है, वी विल नॉट इवन टच दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन अगेन बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके इंफॉर्मेशन जो है वो याद रहेगी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड इनटू एंशिएंट इंडिया, वी डिवाइडेड इनटू मिडिवल इंडिया, और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया, अब कुछ एग्जाम्स हैं जो लिखते हैं जहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी होती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये जितनी छोटी स्टेटमेंट है, ये सिलेबस उतना ही वास्ट है, क्योंकि अगर खाली लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर सारा पढ़ना है, एंशिएंट भी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी। कुछ एग्जाम्स में लिखा होता है सिर्फ किसके बारे में, कुछ एग्जाम्स में लिखा होगा ये वाला, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, या इंडियाज नेशनल मूवमेंट। सो वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। सो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एंड आई थिंक इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप लोग हो, आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, मल्टीपल एग्जाम्स में बैठ सकते हो। कन्फाइन करोगे, इसको भी कन्फाइन करोगे, तो आप अपने एग्जाम का स्कोप जो है कम कर रहे हो। सो आई वुड से, इफ यू आस्क मी एज अ मेंटर, एज अ गाइड, कि हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये जो सिलेबस है हमारा, ये पूरा कवर करना चाहिए। उसके साथ मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ऑल्सो मेंशन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ, यहाँ कश्मीर लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम अगेन एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड ये पूरा कवर करते हैं। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया। ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली हिस्ट्री से आते हैं। तो वो क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक टॉपिक से निकल के आए हुए हैं, जिसमें हमारा आर्किटेक्चर आता है, जिसमें हमारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें हमारा कल्चर के एस्पेक्ट्स आते हैं। हमें अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरली अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से निकल के आते हैं, वो या तो आर्किटेक्चर यानी मॉन्यूमेंट से निकल के आएंगे, या फिर वो निकल के आते हैं हैंडीक्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स से।
So again, this is an area which is directly dependent upon ancient and medieval history, which again brings you to the point कि अगर आप खाली यही पढ़ रहे हो आर्ट एंड कल्चर, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको समझने के लिए एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है. सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये सारा पढ़ना चाहिए. ठीक है, एंड वी विल बी डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ वेरी टेक्निकली. हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करके, साइंटिफिक तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करके उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे हमें एग्जाम के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. ठीक है, उसके बाद देन वी हैव पॉलिटी. अब पॉलिटी अगेन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज होना भी एक आम सिटीजन के लिए भी जरूरी है. आप अगर कोई जॉब नहीं करने वाले हो सरकारी, कोई आपका सरकार के साथ लेना देना नहीं है, इवन इफ यू आर एन एनी नॉर्मल सिटीजन जो अपना एक बस कुछ काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर भी ये पॉलिटी की इंफॉर्मेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन अवेयरनेस कि सरकार आखिर कर क्या रही है, ये पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज देयर आर सर्टेन ड्यूटीज जो आप एज अ सिटीजन निभाते हो, और दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ. गवर्नमेंट चलती है आपकी सहूलियत के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या सहूलियत मिलनी चाहिए. सो पॉलिटी में वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें आपका फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन की, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद हमारे पास कुछ बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, हमारे पास म्यूनसिपैलिटीज हैं. देन वी हैव अलग अलग शेड्यूल्स हैं हमारे पास, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. इस सारे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. खास करके कौन से एरिया में? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज. इसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और यहाँ पे आपके लिए एक इंडिकेटर बहुत आसान क्या है, पॉलिटिकल न्यूज इज ऑलवेज देयर. तो करंट अफेयर्स में जो भी पॉलिटिकल न्यूज आ रही है उसके पीछे का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके पीछे की पॉलिटी जो है वो पता होनी चाहिए. सिंपल है ये. करंट अफेयर्स हमें स्टैटिक सब्जेक्ट, ये स्टैटिक सब्जेक्ट जो है करंट अफेयर्स हमें बताता है इनमें से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने एग्जाम में, कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं. ठीक है, इफ वी गो आगे अगर हम चले, देन कम्स योर ज्योग्राफी. अगेन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स, इंडिया के फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, एटमॉस्फेयर, अर्थ, उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट. ये सारी चीजें जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है. फिर कुछ एग्जाम्स में, मोस्टली आजकल ऑलमोस्ट सारे ही एसएसबी वाले एग्जाम्स जो हैं उसमें कंप्यूटर्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि हम जा रहे हैं डिजिटाइजेशन की तरफ, तो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली डिमांड ही होगी दैट वी एम्प्लॉय स्टूडेंट्स, वी एम्प्लॉय ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करें जिनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पता हो. उसके लिए दे टेस्ट यू ऑन दिस बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर. सो इसमें हमारे पास कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वायरसेस, फ्लो चार्ट्स, इंटरनेट, रोल ऑफ आईटी. और उसके साथ अगेन इफ यू आर लुकिंग एट रेवेन्यू का कोई भी एग्जाम, अगर आप नायब तहसीलदार का एग्जाम देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. जमीन से जुड़े होगे आप अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर बनते हो. और जमीन का मेजरमेंट अब हम डिजिटली जब करते हैं, हम जब उसकी लोकेशन निकालते हैं, यू शुड नो अबाउट दिस एस्पेक्ट. सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये वो इंफॉर्मेशन है जो आराम से गैदर की जा सकती है और रिटेन की जा सकती है इन दिस 5 or 6 months. ठीक है, देन कम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस. ये वो एरिया है अगेन जिसमें आप 100/100 100 out of 100 मार्क्स ला सकते हो. दैट इज इंग्लिश. क्योंकि इंग्लिश में आपके पास एक तो ये सिलेबस में है आपका सारा ग्रामर, एंड दिस इज वेरी टेक्निकल. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. ये बहुत आसान है सॉल्व करना, प्रोवाइडेड थोड़ा बहुत ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो. एंड हाउ डू वी डू इट? मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम क्लासरूम में करते हैं. मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, ये हम क्लास में करेंगे. सो दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन डेली एक्टिविटी. ताकि आप क्लास में ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्लास में ही एक्टिविटी करोगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा दैट आई एम गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट. उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशंस, अगेन आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपके सवाल की इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी. सवाल बस इतना होगा, आपने सीखना है उस इंफॉर्मेशन को निकाल के लाना. और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है. इसमें कोई, इसकी पीछे कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा. देन सिमिलरली वी हैव जनरल साइंस, स्कूल लेवल की साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है. इसमें खासकर बायोलॉजी
और आपके फिजिक्स के बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक आइडियाज़, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। देन यू हैव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वी आर स्ट्रगलिंग विद एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, सो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस एनवायरनमेंट, ये भी करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इसमें से जनरली वही सवाल आते हैं जो करंट अफेयर्स में होंगे। कौन सी यूएन की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कौन सा नया कोई वेटलैंड है, कोई नया नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड ओवर करंट अफेयर्स इस एनवायरनमेंट के लिए। फिर आता है एक बहुत सिग्निफिकेंट और अंडरडॉग पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें अगेन स्कोप ऑफ 100 आउट ऑफ 100 बहुत ज़्यादा है। बेसिक इंफॉर्मेशन, जे.एंड.के की इकोनॉमी, जे.एंड.के की ज्योग्राफी, जे.एंड.के की लेक्स, जे.एंड.के की रिवर्स, माउंटेन सिस्टम्स, पासेस, हाईवेज, मेजर टनल्स वनल्स जो भी हैं, अगर आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन जे.एंड.के के बारे में कलेक्ट कर लो, योर वर्क इज डन। ये वो सब पोर्शन है जे.एंड.के का जहां पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड इन दिस 5 to 6 months हम इस जे.एंड.के को अलग से पढ़ते हैं। सो वी विल नॉट मिक्स इट विद द इकोनॉमी का जनरल क्लास या ज्योग्राफी की जनरल क्लास, हम इसको अलग से पढ़ेंगे जो सिर्फ जे.एंड.के के बारे में ही होने वाली है, विच गिव्स यू एन एज। ये आपको एक ऐसा एज देगा कि आप हमेशा बाकियों के कंपैरिजन में एक स्टेप आगे रहोगे, बिकॉज यू वुड हैव अ थरो नॉलेज अबाउट जे.एंड.के। उसके बाद इस सारे का यू हैव करंट अफेयर्स, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको अगेन क्लासरूम में वो डिस्कशंस होंगे। और खास करके फोकस किस पे रहता है, अवार्ड्स पे, ठीक है। ये फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये बुक्स एंड ऑथर्स, इस पे खास फोकस रहता है। इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको खास फोकस करना है। नाउ फॉर योर क्लासरूम व्हाट डू वी डू, हम क्लास में पहले पढ़ेंगे भी, उसके साथ साथ इन दैट क्लासरूम ओनली हम आपके साथ करेंगे अराउंड 100 टेस्ट्स। इन 100 टेस्ट में हम क्या करेंगे, आपके होंगे पहले माइक्रो टेस्ट, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास में टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेक्शनल टेस्ट। आपने इकोनॉमी पढ़ ली, अब इकोनॉमी के 2-3 टेस्ट होंगे। हिस्ट्री पढ़ ली, आपने हिस्ट्री के छोटे छोटे टेस्ट दिए थे, अब खाली हिस्ट्री का टेस्ट होगा लेकिन पूरे सब्जेक्ट का। उसके बाद एंड पे आपके साथ क्या होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। सो ये बाय द टाइम यू रीच दिस फुल लेंथ टेस्ट, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आप सिर्फ होंगे अब रिवीजन के मोड में, और उस रिवीजन को आप यहां पे टेस्ट करोगे कि क्या मेरा रिवीजन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। दिस इज द हैंड होल्डिंग जो बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए, एग्जाम की प्रेपरेशन के प्रोसेस में कंटिन्यू करने के लिए। जनरली होता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम तंग आ जाते हैं सेम रूटीन से। आप रोज अगर घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मोनोटोनस लाइफ में, मोनोटोनस आपकी रूटीन है, हो सकता है कि आप उससे बोर हो जाओ। बिकॉज ये वाले एग्जाम जो है, एसएसबी का हो गया, एसएससी का तो फिक्स रहता है, लेकिन एसएसबी के डिलेज होते रहते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि या तो आप बोर हो जाओगे, आप छोड़ दोगे पढ़ना, या आप उस लेवल पे नहीं पढ़ोगे जो एसएसबी के लिए क्वालिफाई करने के लिए जरूरत है। बिकॉज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और सीट्स, बहुत गैप है उसमें बहुत ज्यादा। सो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। आप अपनी गेम के टॉप पे रहोगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका कोई रास्ता दिखाता रहे, आपको कोई ये बताता रहे कि भाई क्या आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। उसमें ये क्लासरूम एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल रहती है। पढ़ना एट द एंड ऑफ द डे वही किताबें हैं जिनसे मैं पढ़ के आपको पढ़ाऊंगा और आप खुद भी वही पढ़ सकते हो, बट पॉइंट ये है दैट देयर शुड बी समबडी जो आपको ये बताए कि भाई तुम सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जो आपका सेल्फ एनालिसिस करवाए। और उसके लिए एक क्लासरूम एनवायरनमेंट काफ़ी फ़ायदा देता है। उससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और सेकेंडली, आपके आसपास वाले लोग आपसे कितने आगे या पीछे हैं। सो आगे हैं, देन यू हैव टू आगे बढ़ने का आपने और ज़्यादा एफर्ट लगाना है। अगर आप अपनी क्लासरूम से सबसे आगे हो, दैट मीन्स आप एक स्टेप ऑलरेडी आगे निकल रहे हो, और वही प्रोसेस फिर आप अपने एंड पे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है, ये आपको वो उस लेवल पे लाता है। सेकेंडली, जब हम इन टेस्ट की बात करते हैं और आप जब घर में बैठ के आराम से बेड पे लेट के टेस्ट दोगे, तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा रियल टाइम टेस्ट का। लेकिन जब आप क्लासरूम में बैठे हो, आपके ऊपर 4 लोग सर रख के खड़े हैं देखने के लिए कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो थोड़ी सी प्रेशर वाली सिचुएशन है।
और ये प्रेशर एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज होता क्या है, जब आप रियल एग्जाम में जाओगे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि भाई 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, और ये 3 घंटे डिसाइड करेंगे मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस 3 घंटे में, 2 घंटे में स्ट्रेस हैंडल करना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। तब नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही होती है, तब आपकी नर्व्स का टेस्ट होता है। और अगर खुदा ना खास्ता पहला पेज चारों के 4 सवाल ब्लैंक, दूसरा पेज वो भी ब्लैंक, फिर तो स्ट्रेस आसमान पे। फिर तो हालत ये हो जाएगी कि आप 2 बार काउंट करोगे, 2 + 2 4 था कि 5 था। उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने नॉट ऑफ दैट लेवल बट एटलीस्ट उसे थोड़ा सा कम लेवल पे प्रेशर हैंडल किया हो। वो घर के कमरे में नहीं हो सकता। उसके लिए एक वैसा ही एनवायरनमेंट होना, उस एनवायरनमेंट में बैठ के ये टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So if you really are looking forward to exams, if you're really looking forward to कि भाई in the next 1 year मैं अपने लिए करियर सिलेक्ट कर लूँ, मैं अपने लिए एक जॉब खड़ी कर दूँ, this is the time। ठीक है, खुद पे मेहनत करनी है। This is something that you will be doing for your own self। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओगे, फिर बाद में फैमिली या मोहल्ला, बाकी जिसके लिए जो मर्जी करना है आपने, इट इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, एंड इन दिस जर्नी अनफॉर्चुनेटली एट योर एंड आप अकेले हो। आपको है सपोर्ट करने के लिए सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लेकिन काम सिर्फ आपने करना है। उसमें कोई नहीं मैं सोया रहूं और मेरी जगह कोई और पढ़ाई करे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमारा क्या रोल है नाउ, व्हाट इज द रोल दैट वी आर गोइंग टू हैव इन योर दिस जर्नी। हमारा रोल है आपको गाइड करने का। जिस दिन आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, वी विल डिस्कस इट विद यू कि क्यों नहीं हो रही है, विद द फोकस कि हम कोई सोल्यूशन निकाल के आपके सामने लाएं। हमारा क्या रोल है, आपको ये बताना कि हम सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमारा रोल है आपके डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना, आपके डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। आपकी लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, उसको साइड पे रख के पढ़ाई कैसे करनी है वो बताना, आपके साथ डिस्कस करके आपका टाइम टेबल बनाना, आपके साथ डिस्कस करके ये देखना कि आप इस एग्जाम के लिए ही पढ़ो या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ो, क्या आप में पोटेंशियल है कि आप इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। दैट इज़ वेयर वी वुड बी हेल्पिंग यू। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासरूम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स जो आप देने वाले हो। आई होप ज़्यादा ना देने पड़े, पहले दूसरे में ही सिलेक्शन हो जाए, बट दिस जर्नी डिमांड्स डेडिकेशन। ये डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन का टेस्ट है। डेडिकेशन क्यों, कि मुझे अचीव करना है। क्यों अचीव, कैसे अचीव करोगे आप, मैं डिटर्मिन्ड रहूंगा इस प्रोसेस में। जो ये प्रोसेस में टिक गया, आधी जंग वहां जीत ली, बाकी आधी जंग फिर आसान हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप आज जोश में आ गए कि आज मैं पढ़ाई शुरू कर दूं, 2 मंथ्स डाउन द लाइन फिजल आउट हो जाओगे आप। आपका जोश यहाँ पे था, अब यहाँ आ जाएगा। उसको कम नहीं होने देना है, एंड वो हम मिलके पार्टनरशिप में उसको इंश्योर करेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, यू विल हैव फर्दर डिस्कशंस ऑन इट। और थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो हम जैसे जैसे जब हम क्लासरूम में बैठेंगे, वो खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में है, उसमें आपके साथ अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि हमें एसएसबी के स्पेसिफिक कौन सा पोर्शन पढ़ना है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स एसएससी तो उसमें कौन सा पोर्शन है। थोड़ा सा आपको मैं अगर बता दूं, एसएसबी हमारी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। ठीक है, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। एग्जाम का लेवल 19-20 का है। ठीक है, एसएससी नॉट इवन एक स्टेप, आधा स्टेप एसएसबी से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आपकी सैलरीज में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अभी 8th कमीशन होगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज सिर्फ दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं, ये स्टेट्स में भी करते हैं। सो ऐसे देर आर ग्रेटर चांसेस कि आप JNK से हो, आप SSC क्वालिफाई करो, आपकी पोस्टिंग JNK में ही होगी। टैक्स इंस्पेक्टर, आपका GST इंस्पेक्टर, आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें जो मुलाजिम लगते हैं वो SSC CGL एग्जाम से लगते हैं। उसका पे स्केल भी अच्छा है और बहुत आरामदेह जॉब भी होती है। हाँ, दिल्ली में भी किसी को शौक है कि मैं घर से बाहर निकल के जॉब करूं, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन जनरली जो हमें वो डर रहता है कि मैं SSC का एग्जाम देता या देती, लेकिन फिर शायद मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, वो मिनिमम रिस्क है इसमें। सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन नॉट जस्ट वन एग्जाम के बस SSB थोड़ा सा डाइसी होता है हमेशा। यू शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। सिमिलरली RBI के एग्जाम्स हैं, सिमिलरली बाकी बैंक्स के एग्जाम हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो ये है पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये भी जॉब्स निकालती हैं, इनके भी जॉब्स के आते हैं एडवर्टीजमेंट्स। यू शुड बी लुकिंग एट एवरी ऑप्शन। मज़ेदारी तब है कि 4 ऑप्शन हाथ में हो और सिलेक्ट करना हो कि मैं कौन सी जॉब ज्वाइन करूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं कितने एग्जाम दूं।
उससे बेहतर है कि मेरे पास 4 जॉब्स हैं, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है। दैट शुड बी द फोकस। सो उस दिमाग के उस पर्दे को हटाओ और देखो कि दुनिया में कितने एग्जाम हो रहे, दुनिया में नहीं सॉरी हिंदुस्तान में कितने एग्जाम्स हो रहे हैं, आप उनमें से कितनों के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द क्लासरूम फ्रॉम टुमारो। चलिए, ओरिएंटेशन है ना। माय नेम इज मोमिन एंड आई डील विद द सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है ना, जो आपको पढ़ना है। क्लियर? जो आज का ओरिएंटेशन है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल एज rules and regulations and schedule. Na, this is about the direction. This is about the discovery of what the best part of yourself. जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है, वो हम सबको मालूम नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने इंसान को बहुत ताकत दी है, और कितनी ताकत दी है इंसान को पता है ही नहीं। जब इंसान को सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसी सर्कमस्टेंसेस को जब वो कोप अप करता है, तब पता चलता है इंसान को कि हाँ, मेरे अंदर भी ये ताकत थी। कभी कभार आपको नहीं लगता कि इंसान एक नॉर्मल इंसान है, किसी से लड़ाई नहीं करता है, लेकिन कुछ अचानक उसको होता है, उतना गुस्सा करता है, इतनी वो दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, उसको फिर कैसे पता चलता है यार मैं भी ऐसे बात कर सकता हूँ? सर नो। सो ताकत है इंसान को, और इस ताकत का इस्तेमाल जो है ना, वो हमेशा सही में करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ताकत नहीं दी है गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। हमें दी है उसने ताकत, कितनी दी है वो उसको पता है, और हमारे पास कितनी ताकत है हम सभी मालूम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सेशन जो है, ये ओरिएंटेशन जो है, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, टू डिस्कवर व्हाट द बेस्ट पार्ट इन योर सेल्फ। जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने बेस्ट चीज़ रखी है, उसके लिए ओरिएंटेशन है। आज कोई रूल नहीं होगा, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन होगा, ड्रीम होगा, और डिस्कवर होगा, डिस्कवर व्हाट बेस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। क्लियर? अब दूसरी बात ये है कि प्लीज मेक श्योर कि जितने भी आप लोग यहाँ पर, हाउ मेनी ऑफ यू, ईच ऑफ यू आर स्टिंग हियर, इट्स एक्चुअली स्टोरी ऑफ वेटिंग टू शाइन योर सेल्फ। सर नो, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि अपने आप को कुछ करना है ना, कुछ देना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि एक गाइड भी करना होता है, इसको अप्रोच देना होता है। क्योंकि हर कोई चीज़ टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, किस तरह चांसेस है क्वेश्चन आने का, ये सब जो है ना, ये टीचर आपको बताता है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था एसएसबी में, पिछले साल एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, तो क्यों आया था, और इस साल किस पर नज़र हो सकती है आपकी, जिस पर एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि ऐसा सवाल आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% सही निकलेगा, लेकिन एनालिसिस ऐसी होनी चाहिए, अगर 4 साल में 4 क्वेश्चन आए इस वाले टॉपिक पर, तो 5वीं साल, जिसका मेरा साल जो है, जिसमें मैं अपियर हो रहा हूँ, उस पर कैसे सवाल आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। वो आपको टीचर सिखाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर क्लास आना होगा, रेगुलरली बैठना होगा क्लास में। तो मैं ये ईजी भी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली क्लास में बैठोगे, दैट टू इज़ नॉट ईजी। हाँ, एक मुश्किल जॉब है, ये भी है। एक टीचर कंटिन्यूस दिन भर पढ़ा रहा है, ये भी मुश्किल है। स्टूडेंट कंटिन्यूसली बैठ रहा है और हर रोज़ क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी ईजी नहीं है, वो भी मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं भी यहाँ पर आपकी तरह बैठा हुआ करता था, है ना, तो तब बहुत पेन होता था। ये सर नो, जैसे आपको होता है चेयर पर बैठना 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, हाँ, तो ऐसे बैठना क्लास में कंटिन्यूसली इज़ नॉट एन ईजी जॉब, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। I was a student like you, but not exactly what you are, huh? So क्योंकि मैं आया था पढ़ने के लिए। I am telling you from the bottom of my heart, मैं आया था पढ़ने के लिए। जब भी मैं कहीं गया था पढ़ने के लिए, जिसके पास गया वहाँ जहाँ पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ने गया। ना मैंने पैसे का ख्याल किया कि पैसा कितना कट हो जाएगा, ना मैंने ये देखा कि मुझे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं मुझे असर कितना करेगा, ना मैंने ये देखा कि माहौल बाहर कैसा है, अंदर कैसा है, घर में क्या है, बाहर क्या है। मैंने कभी भी इस चीज़ को परवाह ना की। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, वो था पढ़ना, और मैंने पढ़ा। ठीक है ना। फिर अल्लाह ताला ने क्या नसीब किया हुआ होता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वही मिलेगा ना आपको, और क्या मिलेगा आपको? वही चीज़ मिलेगी जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा होगा। हाँ, दुआएं अगर आप करवाते हो या करते हो, अल्लाह ताला वो चीज़ बदलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो भी नसीब में लिखा होता है कि फलां दिन आएगा, ये दुआ मांगेगा, मैं इसका तकदीर बदल दूंगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। क्लियर? लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉमिस करें कि आप अपने आप को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। इसकी क्या जर्नी है, आप अपनी आप की जर्नी किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर ना करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। क्यों कर रहे हो अपनी जर्नी की कंपेरिजन आप करते किसी और के साथ? बल्कि आप स्टार्ट करें एट योर ओन पेस। जो आपका हिसाब किताब है अल्लाह ताला ने रखा है, आप उसके हिसाब से अपने आप को स्टार्ट करें आज से। इसलिए हम कहते हैं ना कि आई डोंट वांट यू टू बी परफेक्ट एट द बिगिनिंग, कि आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं चाहता हूं आप पहले दिन आप परफेक्ट हो ना, बल्कि पहले दिन पहली चीज पर पहले स्टेप पर मैं क्या चाहता हूं, दैट्स कॉल्ड करेज। हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपने स्टार्ट किया, देयर इज अ से वन हु हैज स्टार्टेड, ओनली स्टार्टेड, उसने भी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ स्टार्ट किया, 50% इज डन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं सोचने में मुझे क्या करना है। इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, किस चीज़ के लिए? अच्छा मुझे बताइए कि रिलीजियसली आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, क्या रिलीजन के पॉइंट के हिसाब से आपको ये इजाज़त है कि आप अपना टाइम ज़ाया करें? तो कितनी गलत बात है ना? गलत बात कि आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? अगर अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत दी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है कोई चीज़ करने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो भी विजन है, जो भी आपको करना है दुनिया में, आप उसको कंप्रोमाइज़ ना करें किसी और चीज़ के साथ। अब मुझे ये नहीं हो रहा, अब मैं ये करूँगा। अरे नहीं, जो आपने विजन बनाया है, जो आपका ख्वाब है भाई, वही करो ना, वही करो। और उसके लिए अगर आपको क्या खून पसीना एक भी करना पड़ेगा, और करना भी है बाय द वे, तब जाके वो चीज़ मिलती है। हम कहते हैं ना कि जन्नत जो है ना, जन्नत का तो हम तस्वर नहीं कर सकते ना कि जन्नत कैसी चीज़ होगी। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने जन्नत ऐसी बनाई है। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने दुनिया को ज़्यादा खूबसूरत बनाया है जन्नत से। वो जन्नत की तारीफ हमेशा करता है कि जन्नत को मैंने ऐसे बनाया है। लेकिन जन्नत को हासिल करने के लिए पहले एक चीज़ से गुजरना होगा, दैट्स कॉल्ड मौत। ये सानू तो हुजूर ने खुद फरमाया कि ना मौत इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप नहीं सोच सकते हो कि वो कितनी खतरनाक चीज़ है। तो मौत से गुजरना है ना, तब जाके क्या मिलती है? क्या डायरेक्ट ऐसी मिल सकती है कि आप जिंदा हो डायरेक्ट आप जन्म जाओगे? नहीं, आपको किसी फेज से गुजरना है। ये एक मिसाल है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी इस अपनी इस जिंदगी में, तो उसके लिए आपको खून पसीना एक करना होगा। चैलेंज आपको बार बार आएंगे। एक दिन आपको हिस्ट्री अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आपको लगेगा कौन पढ़ेगा हिस्ट्री, हो जाएगा। ये मुझसे भी हुआ था। एक दिन आपको मैथ्स अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आप कहेंगे यार कौन पढ़ेगा मैथ्स। एक दिन आपको ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी, दूसरे दिन आप कहोगे यार कौन पढ़ेगा ज्योग्राफी। तो तीसरा बच्चा ऐसा भी होता है, वो कहता है यार हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, या करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, जेएन की भी पढ़ना है, मुझे हर कोई चीज़ पढ़नी है। यार कौन पढ़ेगा? मैं कहता हूँ चैलेंज आएंगे आपको, बार बार आएंगे आपको चैलेंज। इसलिए मैंने इससे पहले ये बात कही कि आप अपने आप को कंपेयर ना करेंगे किसी और जर्नी के साथ, बल्कि आप स्टार्ट करें अपने पेस के हिसाब से। इसलिए हम कहते हैं ना कि एवरी फ्लावर ब्लूम्स इन इट्स ओन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्प्रिंग की बात करेंगे, उस वक्त अलग फ्लावर्स होते हैं, वो ब्लूम होते हैं, ये सर नो। आप समर की बात करेंगे, अलग फ्लावर होते हैं। आप ऑटम की बात करें, अलग फ्लावर होते हैं। आजकल विंटर चल रहा है, आजकल अलग फ्लावर्स हैं, ये सर नो। तो हर कोई फ्लावर एक ही सीजन में ब्लूम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर फ्लावर की प्रॉपर्टी, क्वालिटी जो है नेचर ने रखी है अलग अलग, इसलिए उसको अपने अपने सीजन में ही क्या करना होता है, ब्लूम करना होता है। इसलिए अगर हम इंसानों को भी देखते हैं, अल्लाह ताला ने ऊपर ने नेचर ने क्या किया है, उसने हर इंसान को अपनी अपनी क्वालिटी रखी है, अपना अपना हिसाब रखा है। हर किसी को ब्लूम होना है, लेकिन अपना अपना टाइम होगा। लेकिन टाइम डज नॉट मीन कि आप देखते रहेंगे कि यार मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। नहीं, कभी नहीं आएगा ऐसा। उसके लिए आपको मेहनत करनी है ना। वो कहते हैं कि आप 10 कदम मेरी तरफ आ जा, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। वो आप समझना इस बात को कि ये ना कहना कि सर वो दीन के बारे में कह रहा है, हर लम्हे के बारे में वो कह रहा है। क्लियर? आप मेहनत करें, मैं आपको देता हूँ। आप मेरे नजदीक आए, मैं आपके नजदीक आता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैलेंज आपको आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आप तंग हो जाओगे, बार बार आपको लगेगा यार मैं घर में अच्छा था, मैं यहाँ पर क्यों आया। हाँ, लेकिन कब तक घर में बैठोगे? आपको नहीं कहते हैं आजकल घर में आपकी शादी हम करवाते, लेकिन आप कुछ कमाते नहीं हो। ये सर नो। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि एक इंसान को अल्लाह बचाए, अगर कुछ परेशानी हो जाती है घर में, वो परेशानी अगर उसी घर में हो जाए, जो भी परेशानी है, चाहे वो पर्सनल हो, घर की हो, जो भी है, इंसान टूट जाता है। ये सर नो। खुदा न खास अगर घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंसान टूट जाता है। लेकिन सच ये बात है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली आप उस दर्द को सहन सकते हो, बिखर नहीं जाओगे। ये सर नो। सो आजकल की तारीख में आप सब यहाँ पर क्यों हैं? मैं कुछ देने वाला हूँ आपको, कुछ खिलाने वाले हो ना। आप यहाँ पर मेरे लिए हो कि अपने लिए हो? अपने लिए हो ना। हर कोई अपने लिए, मैं भी अपने लिए हूँ, आप भी अपने लिए। ये सर नो। तो अगर आप अपने लिए हो तो क्यों अपने लिए? आप ही चाहते हो कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। ये सर नो। फाइनेंस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि मुझे एक ताकत मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक रिसोर्स मिलता है, एक चीज़ मुझे मिलती है जिससे मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुदा न खास अगर मुझे कल परेशानी आएगी भी, उसको मैं विद हेल्प कर सकता हूँ, उसको मैं विद स्टैंड कर सकता हूँ, ताकि मैं बिखर ना जाऊँ, मैं टूट ना जाऊँ। बताइए, अगर यही प्रॉब्लम उस बंदी को हो जाएगी जिस बंदी को फाइनेंशियल बहुत कमजोर है, उसको क्या हो जाएगा? बहुत प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ आपको चैलेंज आएंगे, चैलेंज विल कम एवरी डे, एवरी नाइट। आपको हर रोज लगेगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, नेक्स्ट डे आपको लगेगा यार मुझसे नहीं होगा। ये होगा आपको, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हर रोज चैलेंज फेस करने होंगे। आपको हर रोज लगेगा कि यार आज मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे लगता है। लेकिन नेक्स्ट डे आपको ये फीलिंग हो जाएगी कि यार मुझसे नहीं होगा। और ये आपको ही नहीं है, ये नेचर है, नेचुरली ह्यूमन बीइंग को ये होता है कि यार मुझसे नहीं होगा। दूसरे दिन उसको फिर से आती हिम्मत, नहीं मुझसे होगा। सो ये चैलेंज आपको आएंगे। चैलेंज डोंट कम टू ब्रेक यू, बट दे कम टू पॉलिश यू। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला से मांगते हो ना, एक कहावत है, जब आप अल्लाह ताला से फूल मांगते हो, फ्लावर डज नॉट मीन हियर फ्लावर मीन्स हियर खुशी। कोई चीज़ आप अल्लाह ताला से मांगते हो, जब आप कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हो, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला जो है, ही डजंट गिव यू दैट फ्लावर, बट ही गिव्स यू रेन इंस्टेड ऑफ फ्लावर। डोंट गेट सरप्राइज्ड।
आप हैरान ना होना कि अल्लाह ताला को मैंने ये चीज़ मांगी, उसने मुझे ये क्यों दी। बिकॉज फॉर एवरी फ्लावर टू ब्लूम इट नीड्स रेन फर्स्ट, यस और नो। इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई परेशानी आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, असल में अल्लाह ताला आपको कुछ वो देने वाला होता है, इसलिए आपको पहले ये चीज़ देता है। सो हर दर्द से आपको गुजरना है, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। इसलिए अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, तुंदे बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। मतलब ये है कि वो मुखालिफ है किसको? शाहीन को। वो कहता है कि जब आप परवान करते हो ना ऊपर, आप जब इस डायरेक्शन में जाते हो, उल्ट डायरेक्शन में हवाएं आती, तेज हवाएं आती हैं, आप इसे ना घबराना। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि ये आया हुआ है किस चीज़ के लिए? आपको ऊपर उठाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको हर रोज़ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी महसूस होगी, हर रोज़ आपको लगेगा यार रिविजन करना है, हर रोज़ आपको लगेगा यार भूल जाता हूँ, हर रोज़ मैं बार बार कहता हूँ भूल जाता हूँ। बिकॉज आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आप भूल जाएंगे, और जितनी बार आप भूल जाएंगे उतनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये सिंपल फार्मूला है हर इंसान के लिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स वीक है? मैथ्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है? तो आई एज्यूम देन कि एवरीबडी इज गुड इन मैथमेटिक्स। या आपको शर्म आती है हाथ उठाने में कि अगर हम पहले दिन कहेंगे हमें मैथ्स नहीं आता तो हम आगे क्या करेंगे? बट आई एम टेलिंग यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस कि किसी का मैथ्स खराब है लेकिन उसका ज्योग्राफी उतना अच्छा है, सर नो। किसी का मैथ्स अच्छा है लेकिन उसका हिस्ट्री जो है उसका खराब है। हर बंदे का कोई ना कोई सब्जेक्ट, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, एट द एंड आपका कंप्यूटर जो है ना वो खराब है। आपके कंप्यूटर भी अच्छा है लेकिन आपका जो इंग्लिश है वो खराब है। क्लियर? कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको खराब है, दैट मीन्स एवरीवन अमंग यू इज इन द सेम बोट, यस और नो। लेकिन अब उस किश्ती से कौन बाहर आएगा? वो वही आएगा जो उस कमजोरी पर मेहनत करेगा। क्लियर? मेहनत कैसे करनी है? सिर्फ मेहनत मुझे नहीं करनी है, मेहनत आपको भी करनी है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई टीचर होता है, कोई भी टीचर होगा, जितनी वो मेहनत करता है, कितनी करता है? X%। मैं कहता हूं अगर इसका 30 to 40% सिर्फ किसका, जो टीचर मेहनत करता है, इतनी मेहनत अगर कोई बच्चा करता, उसको कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन होने से, कोई भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रखते हैं सिर्फ किस पर? टीचर। खुद हम जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, मैं कहता हूं आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप कहते हो टीचर जो है वही फेस करेगा चैलेंज, वही सब कुछ करेगा, हमें सिर्फ पढ़ना है। नहीं, मैं कहता हूं जितने भी यहाँ टीचर्स हैं सब, ऑल टीचर्स आर ग्रेट। जितने भी यहाँ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक 5 टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल इन माई सब्जेक्ट आई हैव 5 टॉपिक्स टू डील, मैंने 5 टॉपिक्स पढ़ाए। लेकिन आफ्टर एवरी टॉपिक व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हैं वो आपको चेक करने होंगे कि अगर मुझे टीचर ने पढ़ाया, क्या मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व होते हैं इसके पढ़ाने से, तो ठीक पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये है आपको खुद से ही नए एमसीक्यू क्या करने होंगे? सॉल्व करने। चलो ठीक है, ये तो टीचर खुद देख रहा है ना, ये तो टीचर खुद कर रहा है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया विंड्स, मैंने पढ़ाया टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टॉपिक था आज का, मैंने पढ़ाया विंड्स क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया इसके टाइप्स क्या है, मैंने पढ़ाया प्रेशर सिस्टम क्या होता है ना। प्रेशर सिस्टम समझते हो? प्रेशर सिस्टम आई मीन से HP क्या होता है, LP क्या होता है, विंड्स कैसे मूव करती है, मेरा टॉपिक है, मैंने पढ़ा। आप क्या करोगे इसके बारे में? मैंने जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। आपका क्या काम है? घर जाके इसी टॉपिक को देख के मैं डिफरेंट वेबसाइट से मैं क्या करूं, मैं MCQ को सॉल्व करूं, जो भी आपको लगता है। प्लस मार्केट में भी बुक्स आते हैं, मार्केट में बुक्स हैं। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं किसी चीज़ की, आप खुद देख लेना। मार्केट में है जिसमें प्लस 14,000 प्लस 15,000 क्या है? MCQ है। ये MCQ कहाँ से आए हैं? ये हर एग्जाम के क्वेश्चन उन्होंने जमा किए हैं, चाहे वो ND का एग्जाम हो, चाहे वो SSC CGL का एग्जाम हो, चाहे वो SSC किसी भी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, SI का हो, जिस जगह पर का एग्जाम हुआ होता है वहाँ के क्वेश्चन उन्होंने उठाए हुए होते हैं, रखे होते हैं इस बुक में। अब आपने क्या किया? इसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, पता नहीं किसी के पेपर में आया है, मान लो कि राजस्थान के पेपर में आया है, जो राजस्थान का लोकल एग्जाम है वहां पर कोई क्वेश्चन आया था विंड्स के रिलेटेड। आपने पढ़ी 10 चीजें, लेकिन वो चीज आपने नहीं पढ़ी। वो चीज आपको कहां से मिली? इस MCQ की बुक से। ये क्या करना है? जो भी आपने यहां पर पढ़ा सर ने, या खुद से मुझे समझ में नहीं आया, सर ने नहीं पढ़ाया, उसको आप यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जितने भी यहां पर स्टेट में एग्जाम होते हैं ना, क्वेश्चन घूमते रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होते हैं। क्योंकि अगर आप UPSC की बात करोगे ना, वहां पर रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का। हाँ, आप थोड़ा बहुत वो करते हैं ऑप्शन में इधर उधर, अदरवाइज रिपीटेशन हर जगह हो जाता है। ये UPSC की बात है। तो SSB की बात क्या है भाई? SSB की बात करो या SSC की बात करो, पर मेरा एक मशवरा है आपसे, आप पढ़ें SSB, दे दें शौक से,
पर कश्मीर में मैंने ये देखा जो अच्छी चीज़ नहीं है, हम इसी पर ही फोकस करते हैं। वी नेवर गो फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट द रीज़न। जैसे कि मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करूँगा, वो मैं क्लास में हर बार बोलता हूँ, वो ये है, एक लड़का ये सोच के चलता है कि अगर मैं एसएससी के लिए जाऊं तो फिर मेरी ड्यूटी होगी हरियाणा में, मेरी ड्यूटी होगी पंजाब में, मेरी ड्यूटी होगी मान लो कि हिमाचल प्रदेश में, तो मैं इतना दूर क्यों जाऊं? ड्यूटी कहाँ जाना है? ऑफिस में बैठना है, एसी लगा हुआ है, सब कुछ आपके पास है, गवर्नमेंट का बंदा है आप। तो आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं क्यों जाऊं? आप नहीं जाते हो, आप करते हो कोशिश, बाकी एग्जाम्स का नहीं होता है। पर वही लड़का क्या होता है, यहाँ से कश्मीर से लेके कहाँ जाता है? सऊदी अरब में जाता है तेल बेचने के लिए रोड पर। ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये है मेरे मोहल्ले में के लड़के हैं, मेरे गाँव के लड़के हैं, मेरे इलाके के लड़के हैं, जिनको मैं तब समझाता था कि आप कुछ करें। हाँ, वो छोटे थे मुझसे, लेकिन आज वही लड़के कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? ऑयल बेच रहे हैं। अब आप कैसे गए? तब आपको कहाँ से कहाँ जाना था? आपको जाना था 200 किलोमीटर, 300, 400, 500, आज अब हजारों किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर क्या थी? गवर्नमेंट जॉब थी। वहां पर आप क्या कर रहे हो? वहां पर मजदूरी कर रहे हो। अब आपको खुद सोचना है कि मुझे यहाँ जाना है, कि मुझे मेहनत करना है, कि मैं यहाँ भी मुझे ठीक ही है और मुझे यहाँ ही जाना चाहिए। यस सर, नो? यहाँ पर सिक्योरिटी आपको, आफ्टर एवरी मंथ यू गेट सैलरी, बिग सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एक लड़का था, बैच 7 में एक लड़का था, उसको मैंने एक बार देखा, उसको मैंने कहा कि आप क्या करते हो? सर मैं यही कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैथ्स कैसा है? उसने कहा कि सर मेरा मैथ सबसे अच्छा है। फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि आप एसएसबी की तरफ ना जाएं, दे दें जो ही आएगा एग्जाम आप दे दें, लेकिन आप फोकस करो एसएससी का। उसने कहा कि सर 6-7 महीने हैं एसएससी का एग्जाम का, सर मैं फॉर्म भरूं। मैंने कहा फॉर्म भरना। उसने फॉर्म भरा। उस बेचारे को राइट आई में प्रॉब्लम थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था साफ, एक प्रॉब्लम थी वो। दूसरा, उसको राइट हैंड में लिखने के टाइम पर उसको दिक्कत हो रही, क्योंकि शायद एक्सीडेंट या कुछ हुआ था उसको इस राइट हैंड में प्रॉब्लम थी। अब कितनी प्रॉब्लम थी उसको? आप में से किसको ये प्रॉब्लम है? नोबडी। आँख साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पढ़ने के टाइम पे कितनी मुश्किलें हो रही होगी उसको। दूसरा हाथ जो है ना, ये राइट हैंड जिसे लिखता था, वो होता है लेफ्ट हैंड को, तो राइट हैंड से लिखता है, लेकिन ये पूरा नहीं खुलता था, तो लिखने में भी उसको बेचारे को दिक्कत थी। अब उसका क्या हुआ, उसका जब एसएससी सीजीएल समझो ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो होता है, जो हर साल निकलते हैं पोस्ट, 20,000, 25,000, 28,000 पोस्ट निकलते हैं, उसका यही सिलेक्शन हो गया पिछले साल। उसकी इनिशियल सैलरी जो है ना, वो है 65,000। मुझे बता, जो यहाँ पर नायब तहसीलदार है उसको इतनी सैलरी है? मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको किसी में जाने की, आप जाएं, आप हर एसएसबी के एग्जाम में दे दें, लेकिन आप अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो कि मुझे यही वाला पोस्ट चाहिए, मुझे यही वाला देना है? आप इसके बियॉन्ड क्यों नहीं सोचते हो? क्लियर? जैसे हमारे एमएलएज हैं सिर्फ लगे पीछे कि मुझे एमएलए मिलना चाहिए, काम करना है लोगों के लिए, नहीं करना है वो सब वो नहीं देखते, ठीक है ना? तो इसलिए मेहरबानी करके आप क्या करें, आप मेक श्योर कि आप आज से ही आप थोड़ा सा जहन बढ़ाना कि अगर मैं एसएसबी को दे रहा हूं, लेकिन मुझे साथ साथ में एसएससी को लेके चलना है। हो जाएगा इसका एग्जाम तो हो गया, ठीक है, नहीं हुआ लेकिन मेरे जहन में क्या रहना चाहिए? एसएससी रहना चाहिए, ठीक है ना? तो घर में सब, जो मैं कह रहा हूं आपको, लास्ट बात मैं आपसे ये कहूंगा कि सब लोग जो हैं, सब लोग घर में, आपके माँ बाप आपका वेट नहीं करते हैं कि आप कमा के लाएंगे, उसके बाद वो अपना जिंदगी गुजार करेंगे। कितने आप में से जिनका माँ बाप वेट करता है? कोई नहीं। जब मैंने पहली बार कमाया, तो मैं आपको ये बोलूंगा ये बात, आप फिर मैंने अपने बाप को पैसे दिए। बात समझ लेना, इस बात को गौर समझ लेना। मैंने अपने बाप को पैसे दिए, क्या दिए? पैसे दिए। मैंने कहा कि बाप, ये मैंने पहली बार कमाया था पैसा, ये आप ले लें। मेरे बाप ने पता मुझे क्या कहा? मुझे कहा, बेटे अभी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे पैसे दोगे, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारी भी औकात नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को पैसे देंगे। तुम्हारी औकात ऐसी है, आप अपने माँ बाप को पैसे देंगे? नहीं, उनको जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की। उनको अगर जरूरत है, वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं, अपने टांग पर खड़े रहें, ताकि अगर मैं मर भी जाऊं, लेकिन मुझे फिक्र ना रहे कि मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है वो ऐसी रही, है ना? क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि उसने गुजारी है ना 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसको पता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया कैसी देखती है दूसरे लोगों को। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना दूसरे को, ये कब गिर जाए, हम कभी नहीं देखते हैं कि ये भी उठे, नहीं ये कब गिरे, तब हमें मजा आता है। क्लियर? इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी भी औकात नहीं है कि आप अपने माँ बाप को पैसे देंगे, बल्कि उनकी एक ही गुजारिश है, एक ही तमन्ना है बाय द वे, कि आप अपनी टांग पर खड़े हो जाएं। क्लियर? सो मैं और 2 मिनट यहाँ पर लेता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा पहले ही चला गया। वो ये है कि अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले बच्चा जो है वो पता नहीं क्या पढ़ने लगता है। तो मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ कि आप क्या पढ़ें, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर बुक्स की बात हम करते हैं, तो बुक्स में सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी मगर किसकी? 11th की। किसकी? अगेन 11th की, क्योंकि 11th में कितने बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं।
याद रखना इस बात को। 11th में 2 बुक्स हैं, एक बुक है इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल, एक बुक है फंडामेंटल्स। ये बुक दोनों ज्योग्राफी के रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। यही 80-70 रुपये का है, कितना महंगा है भाई, 80 रुपये का, 100 रुपये का, 95 रुपीज़ की बुक होती है, गवर्नमेंट बुक्स हैं। मैं क्यों इन पर फोकस करता हूँ, द रीजन बीइंग दैट इज दिस, कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है एसएसबी के एग्जाम में, है ना, फिर आप बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे, फिर की चेंज हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, सर नो, फिर जब आप रिप्रेजेंटेशन डालते हो ना, वो कहाँ से लाते हो, किसी की बुक की रिप्रेजेंटेशन नहीं चलती है सिवाय एनसीईआरटी। द मोमेंट यू शो देम द सेम फैक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, उनको चेंज करना पड़ता है अपना आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मैं फोकस करता हूं कि आप ये वाले 2 बुक्स लाएं, क्योंकि आपको जब भी रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है तो वो आप किसी भी बुक से नहीं डाल पाओगे, बल्कि सिवाय ये सेकंड में एनी बुक, एनी जीएस बुक, मैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जीएस बुक जो मार्केट में है वो आप लाएं। जीएस का मतलब यहाँ पर है जिसमें आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है ना, तो बाकी चीज़ें भी हैं, ये रखें आप। क्योंकि आप जब कल हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में यहाँ लिखा है, आप कल पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी यहाँ पर लिखा है, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी यहाँ पर लिखा है। तो एक बुक हर बंदे के पास होनी चाहिए, कम से कम एक बुक। और ये तो हर सब्जेक्ट के लिए, इसमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं आता, हर सब्जेक्ट आता है, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ ज्योग्राफी ही है। और इसमें आप क्या करें, इसमें आप ये 2 चीज़ें हैं ये कवर करें। इनिशिएशन जो है ना, दैट्स एनसीईआरटी फॉर एनी एग्जाम, वेदर इट इज क्लर्क पोस्ट और इट इज आईएएस यूपीएससी के लिए आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको ये वाले बुक्स जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा भी एक बुक आती है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मगर कौन सी ज्योग्राफी है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एक बुक आती है, उसका राइटर है माजिद हुसैन। पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करते हो, आप जब जाते हो ना कहाँ मार्केट में, आप उसको बोलते हो कि मुझे ज्योग्राफी माजिद हुसैन की दे दो। नहीं, वो इतनी मोटी बुक है, क्या करेंगे उसको लेके, आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ने बैठेंगे तो आपको वही किताब पढ़नी है 2 साल, बाकी आपको सब छोड़ना है। नहीं, आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नहीं लानी है, आपको लानी है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो टेक्स्ट बुक है, हाँ वो होगा 200-250 का होगा वो, लेकिन वो आप अभी ना लाना, पहले आप कोशिश करना एनसीईआरटी। क्लियर? तो बाकी जो है असली जो आपको पढ़ना है ना, दैट इज जो मैं हमेशा मैं फोकस करता हूँ, दैट्स क्लास नोट्स। व्हाई? बिकॉज द बुक कॉल्ड माजिद हुसैन, रिटन बाय माजिद हुसैन, कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इसमें आता है। जो 11th एनसीईआरटी है वो भी इसमें आता है, जो फंडामेंटल 11th की है वो भी इसमें आता है। क्लियर? अंडरस्टूड? इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास नोट्स पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें, मगर उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा एवरी डे। क्लियर? अंडरस्टूड? ये थी मेरी बात। आप, मैं आपसे बात सुनना चाहता हूं, आप बताएं जो भी आपके मन में है वो बोले आप प्लीज। जो जी हाँ, नोट मेकिंग नंबर 1 क्वेश्चन। चलिए देखिए नोट मेकिंग क्या है, मैं आपको बोलूंगा आज। ये आपका पेज है ना, दिस योर पेज, प्लीज पे अटेंशन। एक पेज है आपके पास, इस पेज को लेके आप क्या करेंगे? हमेशा बच्चा क्या करता है, गलती करता है, ही स्टार्ट फ्रॉम हियर, ही रोट ए सेंटेंस अप टू दिस पॉइंट। यस और नो? आपने लिखा ना ऐसे? मुझे बताइए आप इस तरह क्यों लिखते हो? मैं आपको बोलूंगा क्यों, मैं ये सवाल क्यों पूछता हूं वापस, क्योंकि जब आपका कौन सा टाइम आएगा, रिवीजन का टाइम, मैं आपको बोलूंगा, ये मैं आज क्लियर करूंगा आपसे कि जब रिवीजन करने का टाइम आता है वो गोली जैसी लगती है। गोली बराबर, कौन सी गोली? मोटी वाली गोली लगती है इंसान को जब रिवीजन का टाइम आता है। आप करें ना एक बार, देखो आप पढ़ने मजा आता है, बट व्हेन इट कम्स टू द रिवीजन, भाई यार इंसान को लगता है यार मैं मर जाऊं। पर क्या करें, असल में ये जो आपकी बॉडी जो है ना थकती है ना, बॉडी नहीं थकती है, असल में दिमाग आपका थक जाता है। द मोमेंट यू से टू द दिमाग, भाई आप कौन पढ़ेगा? बॉडी ने किसी पार्ट ने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, किसने नहीं कहा। हम कहते हैं अक्सर तौर पर कि जो इंसान की बॉडी का वैल्यू होता है उसके दिमाग पर। एक इंसान यहाँ पर घूम रहा है, वो नंगा है, बाकी लोग क्यों नहीं नंगे? वही एक इंसान क्यों नंगा है? क्योंकि उसका माइंड जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। बाकी क्यों कपड़े पहन के हैं? क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है। सो आपका नंगा होना, आपका कपड़े पहनना, ऑल डिपेंड्स अपॉन। सो अगर आप पढ़ोगे या आप कहोगे अपने आप को मैं थक गया, कौन सी बॉडी आपकी बॉडी का पार्ट कौन सा ऐसा है जो कहता है कि भाई बस आप नहीं पढ़ेंगे? आपकी बॉडी थक जाती है पूरी व्हेन आपका दिमाग थक जाता है। दिमाग कहता है मुझे नहीं पढ़ना है, बॉडी अभी आपने सोचा ही नहीं होता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, दिमाग ने पहले, बॉडी ने कहा होता है चलो सो जाओ। कब तक सोओगे जरा मुझे बताएं? कब तक आप आराम करोगे? कब तक? मुझे समझ में नहीं आता कब तक हम आराम करेंगे, कब तक हम बैठेंगे, कब तक हम लेटेंगे। हाँ, समझ में नहीं आया कि यार मैं क्यों ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ के 2 हिस्से हैं, शादी से पहले, शादी के बाद। अब आपको चूज कर रहा होगा मुझे कब मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप पहले ही मेहनत करोगे
बाद की ज़िंदगी अच्छी बन जाती है, बाद में मेहनत करोगे वो मजदूरी वाली ज़िंदगी होगी, फिर आपको डिसाइड करना हो कि मुझे क्या करना है। क्लियर? आर गेट माय पॉइंट? नोट, ये हो गया नोट। ऐसे ऐसे करते 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 जब आपको कम से कम 40 क्लास आपको होंगे, 30 35 40 क्लास होंगे आपको, क्या इट डिपेंड्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी क्लास की। अगर 2.5 घंटे क्लास रही 20-25 क्लास की होंगे, अगर 1.5 घंटा रहा तो 35-40 क्लास आपको रहेगी किसकी, ज्योग्राफी की। पर मेरा पॉइंट ये है 40 ऐसे करते 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 आप कितने पेज बनाते जाओगे, बहुत सारे। व्हाट इज बेटर? बेटर इज आपका पेज ये है, डिवाइड इट इनटू 2, देन राइट, बहुत छोटा छोटा करके आप लिखो। लिखते हो ना सारा, आप इधर ही लिखते हो सारा, छोड़ कुछ नहीं रहे हो। बल्कि साइकोलॉजिकल है कि जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा, फिर आपने ये भी लिखा, ऐसे एक पेज आपने यहां से यहां तक लिखा, तो आपने कितने पेज असल में एक पेज में फिट किए? 6। यानी ऐसे 6, ऐसे हुआ एक पेज। मुझे बताओ जब ऐसे ऐसे 60 पेज होंगे तो वो बहुत मोटी होगी ना। ये 60 पेज आप कितने में लिख रहे हो? करो ना। तो ऐसे होंगे 10 पेज। जब रिवीजन का टाइम आता है ना तब इजी होता है। अच्छा मुझे 10 पेज ही रिवाइज करने, मुझे 60 पेज रिवाइज करने। तो साइकोलॉजी, मैंने कहा पहले दिमाग का असर है पूरी बॉडी पर। दिमाग ने कहा कि बस 10 पेज हैं तो बॉडी आपकी एक्टिव हो जाती है। दिमाग ने कहा यार 60 पेज हैं यार, कौन रिवाइज करेगा, तो बॉडी भी बैठ जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा करें। शाबाश। और कोई भी यार, जो भी आपके मन में है, आप ना समझना कि जो आपके क्वेश्चन होंगे ना दे विल बी अप्रिशिएटेड, उनका वेलकम किया जाएगा। तो आप ऐसा ना कहें कि यार अगर मैं ये कहा तो ये अगल बगल के लोग जो हैं वो हंस पड़ेंगे मुझ पर। तो मैं आपको आज एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप पर किसी ने हंसा नहीं ना तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ये आप याद रखना। बोलो गर्ल्स। जी जी, देखो मैंने कहा ना आपको कि आपको हर रोज लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, हर नेक्स्ट डे आपको लगेगा मुझसे होगा। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। अंदर से आपको आवाज आएगी यार आपसे नहीं होगा, नेक्स्ट डे आपको फिर से आवाज आएगी अंदर से नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आपको ज्योग्राफी बैकग्राउंड है, कब तक पढ़ा है? ठीक है, तो कोई और जिसको ज्योग्राफी है ही नहीं, ओके, आपको मजा आएगा ज्योग्राफी में, आपको समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी, जिसको है ही नहीं तो आपको दिल हमेशा कहेगा नहीं मुझसे होगा, हमेशा कहेगा। हाँ, स्टार्ट करो आप टीचर के साथ। मतलब आपका है फॉर एग्जांपल, आपका उठेगा फॉर एग्जांपल पॉलिटी, आपका उठेगा हिस्ट्री, आपका उठेगा 5 मिनट के लिए आपका उठेगा JNK के। तो कितने सब्जेक्ट दिन में उठे? जब टीचर खत्म करेगा ना, द डे टीचर कंप्लीट्स हियर, द सेम डे शुड बी फॉर यू, यू मस्ट हैव कंप्लीट द सेम टॉपिक और द सेम सब्जेक्ट। जिस दिन मैं पॉलिटी या ज्योग्राफी खत्म करूंगा उस दिन आप भी खत्म करना। आप क्या कर रहे हो बच्चा, मगर आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव सीन इट फ्रॉम 7-8 ईयर्स कि मैं बच्चों को कहता हूँ मैं पॉलिटी खत्म करूंगा आप भी करना खत्म, मैं हिस्ट्री खत्म करूंगा आप भी मैं मतलब बाकी टीचर्स, मैं JNK खत्म करूंगा कि आप भी JNK तब तक खत्म करना। लेकिन क्या होता है, जो ये 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं ना उसमें कुछ नहीं पढ़ा होता है। उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद साइंस, उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट होता है। जो ही वो इकोनॉमी पढ़ रहा है अब वो पॉलिटिकल पॉलिटी पढ़ रहा है। अरे ये क्या है, ये तो बेवकूफ़ी है। आप ये पढ़ोगे कि ये पढ़ोगे? आप ये तो तब पढ़ना था ना जब आपने यहां पढ़ा था। वो तरीका है पढ़ने का। आई होप कि यू गॉट द आंसर। वो तरीका पढ़ने का। फिर है कि मुझे कैसे आएगा, कब दिल बोलेगा, दिल आपको खुद बोलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचर ऐसे ही बनाया है कि आपको एक दिन लगेगा कि मुझसे होगा। जब आपको फील अच्छा होगा ना क्लास में, यार मुझे ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, यार मुझसे होगा। कभी कभार आपको ये होता है कि आप क्लास में दूसरे बंदे से अच्छे होते हो तो आपको अंदर से खुद से फीलिंग आती है यार मैं इनसे अच्छा हूँ, मुझसे होगा। नेक्स्ट डे आपको लगता है यार मैथ्स में यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। कौन रहा आज तक टाइम टेबल पर? मुझे बता, आप इनमें से निकालो कौन रहा है आज तक? कोई भी नहीं रहा ना। कोई फिक्स मत रखो टाइम। आपको सुबह टाइम आता है सुबह पढ़ो, आपको दोपहर में टाइम आता है दोपहर पढ़ो, आपको रात में टाइम आता है रात में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। डोंट फॉलो टाइम टेबल, यू विल नेवर एवर फॉलो टाइम टेबल। मैं आपके सामने हूं, मैंने कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है। तो टाइम टेबल ठीक है अगर किसी को फॉलो हो रहा है आप में से। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है कि जिसने टाइम टेबल को फॉलो किया आज तक। कोई नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम है, डिले। अभी पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, शाम में पढ़ूंगा। असल में पता है क्या है, दिस इज, अगर आप में से ऐसा किसी को हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द इंडिकेशन ऑफ फेलियर। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। फिर आपको बुरा लगी अच्छा लगी, लेकिन मैं कह के ही जाऊंगा कि अगर आपने ये किया कि डिले किया कि आज नहीं थोड़ा शाम को पढ़ूंगा, शाम को नहीं कल पढ़ूंगा, तो आप खुद समझ लेना कि आज सर ने कभी ये कहा था कि असल में एक इंडिकेशन है किसकी, फेल होने की। और कोई? जी ये भी समझना है। नहीं ये तो गलत फहमी है, ये भी समझना है। हाँ, कुछ फॉर एग्जांपल
जब आप विटामिन की आप पढ़ते हो, आप साइंटिफिक नेम्स के बारे में पढ़ते हो, वो क्या किया है, वो समझा है, वो रट्टा मारा है ना आपने। कुछ चीजें ऐसे हैं, आपको बाबर के बारे में पढ़ना है, बाबर का कब आए थे, आपको ये बोलना है कि बाबर ने ये वाली जंग इस वाले डेट पे इसके खिलाफ की थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको रट्टा मारना है, जितना आप साइंस में रट्टा भी मारते हो, लेकिन साइंस नहीं। लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज कि आज तक यूपीएससी में जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए ना, उसमें ज्यादा साइंस वाले हैं। अब अब मैं ये बोलूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दिन पहले पढ़ा रहा था एक बैच में फ्लोरा एंड फौना, उसमें साइंटिफिक नेम है, क्लियर। अगर आप इनको नाम ही पढ़ोगे ना साइंस वाले, तभी आप 4 ऑप्शन को देखिए, आप एक को मार्क कर सकते हो और वो सही आंसर होगा। आप रखो ह्यूमैनिटीज के सामने, उसको चारों के चारों या तो गलत लगेंगे या तो चारों सही लगेंगे, यस और नो। तो कभी कभार आपको एज है किसी चीज में, कभी कभार इनको एज है। और ये ना समझना कि मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से, उसमें मुझे पढ़ना है पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में ऐसा क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको निकालना है कि आपको समझ नहीं आ जाएगा। भाई सिंपल बातें। यहाँ पर इलेक्शन हुआ, आज बाई इलेक्शन हुआ बड़गांव में। बाई इलेक्शन क्या होता है, तो ये तो आपके सामने है ना, ये आपकी चीज, ये चीजें आपकी सामने, आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है। हाँ, आर्ट्स वाले को मुश्किल होता है साइंस समझना, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। मैं पढ़ाऊंगा आपको एयर प्रेशर, मुझे बताइए इसमें क्या आर्ट्स है, ये तो आप पढ़ ही रहे हो ना फिजिक्स में, तो इसमें क्या आपको आर्ट्स करना है। अच्छा, इसमें आर्ट्स वाला मुझे ये कहेगा कि सर ये साइंस है, क्या साइंस, ये तो आपके साथ डेली हो रहा है ना। मेरे बॉडी पर प्रेशर है, किसका प्रेशर, हवा का दबाव है, इसमें क्या समझना है, सर मुझे बता, क्लियर। और कोई भाई बी फ्रैंक एनफ टुडे, हाँ, फील फ्री इन क्लास बट डोंट फील टू फ्री, दैट्स अ प्रॉब्लम, हाँ, यस। कुछ भी यार, जो भी आपके मन में आता। हाँ लड़कियां, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर यू, बताइए। नो, डर रहे हैं बात करने से, फिर डरते हो, किस डरते हो, लड़कों से, भाई ये तो आपके भाई हैं, बताओ। और कोई लड़का, कुछ भी, जो भी आपके मन में है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं कल परसों, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन मेहरबानी, हाँ, वो मुझे पता नहीं, जब आप यहाँ से निकल जाएंगे आप बाहर बात करना, ठीक है ना। ज्योग्राफी, और क्या चाहिए आप बताओ, मैं आपकी जो ये है आरज़ू है, इसको हम पूरा करेंगे, बताओ। व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह ताला को एक वो फूल मांगा किया करें, हाँ? लेकिन अगर उसने रेन भेजी तो ये ना समझना कि ये क्या हुआ, हाँ? ठीक है ना। मगर पढ़ना, आपको मैं एक चीज़ जाते जाते आप बोलूँगा कि जितने यहाँ पर जैसे क्लास भरी हुई है ना, जितने भी आप में से है ना, जितने भी यहाँ पर लड़के बैठे हैं, मैं सच कहूँगा, आप मेरी दिल की तमन्ना है कि आप सब सिलेक्ट हो जाएं। मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सब सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन सही क्या है, सब हो जाएंगे? सच बोला, दिल पर हाथ रख के बोला, मेरी दिल की तमन्ना है कि आप सब हो जाएं। क्या सब हो जाएंगे सिलेक्ट? नहीं होगे ना। लेकिन जो होगा ना वो आप में से होगा। अब वो कौन होगा वो आपको डिसाइड करना होगा। भाई मैं कितना दिन रात मेहनत करूं ताकि मुझे मिलेगा, नहीं मेहनत करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो कुछ लोग होते हैं जिनके माँ बाप एमएलए वगैरह होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए रखा होता है। ना तुम्हारा बाप एमएलए है, ना तुम्हारा बाप मिनिस्टर है, हम मिडिल क्लास की फैमिली हैं, हमें नसीब में ही मेहनत करना। और अल्लाह ताला हमें रखे इसी मेहनत पर, हमें ना मिले वो चीज़ जो चीज़ मुफ्त में है। और जो चीज़ मुफ्त में होती है ना, वो चीज़ गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाती है बाद में, क्लियर। तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर आपको पैदा किया है, जिस घर में पैदा किया, उसका लाख लाख शुक्र करें कि हम इस फैमिली में हैं, हमें मेहनत करनी है और मेहनत ही करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप कब हारते हो, आप तब नहीं हारते हो कि जब आप फेल हो जाते हो, जब आप कंप्रोमाइज़ करते हो। भाई आप मैं नहीं पढ़ूंगा, आप छोड़ो, तब मैं मानूंगा कि आप फेल हो गए, ठीक है ना। तो विश यू बेस्ट अगेन, बट रिमेंबर कि मेहनत आपको करनी है। जब मैं मेहनत करूंगा कि आप क्यों नहीं करेंगे मेहनत, क्लियर। आप पढ़ने आए हैं ना, सब सोच लेके आए हैं ना कि यार मुझे ये वाला एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और बेस्ट थिंग ये है, अब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी स्टार्ट। कोई पोस्ट है अभी नहीं है ना। पोस्ट मान लो कि पोस्ट 3 महीने के बाद निकल गई, तो 3 महीने के बाद और 3 महीने रखो, तो कितने हो गए, तब तक आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए कितना अच्छा है। दूसरी बात, अगर पोस्ट निकले अभी 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एग्जाम में, आप तैयार हो पाएंगे? नहीं हो जाएंगे तैयार। तो मैं कहूँगा ना कि ये अच्छी बात है भाई, नहीं है पोस्ट, मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ अपने आप को। पोस्ट आएंगे तो तब मैं तैयार रेडी हूँ, जब रेडी होगा तो मैं तब तैयार हूँ यार सिलेक्शन के लिए। बात खत्म। तो आपके लिए अच्छा है। ये अच्छा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो पोस्ट आ गए, नहीं, आप पहले ही पढ़ रहे हो उसके बाद पोस्ट आ गए, क्लियर। पढ़ना, मेहनत करना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।
सिलेबस डिस्कस हो गया, ठीक है. एनी क्वेश्चंस यू हैव? वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस, देन आई विल कम टू व्हाट आई हैव टू स्पीक. कोई क्वेश्चंस है आपको? बोलो भाई. आप आए हो ना यहाँ? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? श्रीनगर से कौन है? कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग, लगभग सोरी कशीर थे. हाँ, अब बताओ, अलग अलग जगह से एक जगह पर एक छत के नीचे जमा हुए हैं आप, तो क्या है आपका इधर आने का मकसद? उसके लिए दरसगाह जाओ ना फिर. ये SSB, because that's what we specialize in. So we can tell you how to qualify competitive exams. That is our specialty. Competitive exams का पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि what are you coming into. आपको पहले पता होना चाहिए कि ये मार्केट है क्या, ठीक है. बाकी डेमो वेमो चलता रहेगा, और मैं ऑनलाइन कुछ 1500-1700 वीडियोस है यूट्यूब पर, जिसमें मेरे कुछ 500 वीडियोस होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि what the content is. But the point is कि you should know कि what the market is, whether you should come into this preparation or not. That's my main question. सबसे पहले समझिए आप, SSB का एग्जाम अगर आपका ये दिमाग में है that within the next 6 to 8 months when your syllabus would be completed, hopefully in the 6 months, जो भी हम का वर्किंग क्लासेस का सिस्टम है हमारा, या 7 महीने या 8 महीने जो भी है, 6 से 8 महीने में आपको लगता है कि आप सिलेबस कवर करके फिर 6 से 8 महीने बाद जो एग्जाम आएगा और उसी वक्त आप दोगे और उसी में सिलेक्शन होगा, तो पहली बात ये चीज दिमाग से निकाल लो आप. मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ बता रहा हूँ. यू वांट टू एक्सेप्ट दैट, फाइन, ठीक है. डोंट एक्सेप्ट दैट, फाइन, दैट्स फाइन विद मी. पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ. डोंट बी इन दिस फूल्स पैराडाइज कि आप 6-8 महीने पढ़ोगे और यूल क्वालिफाई, बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव बीन डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. सो एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं है ये. SSB एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं है. व्हाट इज डिफिकल्ट इज द कंपटीशन. कंपटीशन इज वेयर द डिफिकल्टी लाइज, बिकॉज आप सिलेबस अच्छे कंप्लीट करके 80 मार्क्स ले आओगे, पर कट ऑफ ही 100 हो जाएगा. वाई? बिकॉज दूसरे बच्चों ने कट ऑफ ऊपर चढ़ाया है, उन्होंने इतनी तगड़ी पढ़ाई की है कि उनकी वजह से कट ऑफ चढ़ गया ऊपर, तो आपके 80-85 मार्क्स किसी काम के नहीं. समझ आ रहा आपको? तो पहली बात क्लियर होना चाहिए, इसमें रिवॉर्ड इंस्टेंट मिलता है, रिवॉर्ड जल्दी मिलेगा इसमें, बिकॉज आपको वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, B.Ed और PhD करने की जरूरत नहीं है इसमें, जिसमें 10 साल लगेंगे आपको. इसमें रिवॉर्ड जल्दी मिलता है, 1-2 साल की प्रिपरेशन और रिवॉर्ड मिल गया. और रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड इंस्टेंट है. जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कोई नहीं निकल पाएगा आपको. रिवॉर्ड अच्छा है और इंस्टेंट है, जल्दी मिलेगा, मगर उसमें हार्डवर्क भी ज्यादा है. ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है. जनरली क्या होता है कि जिसमें रिटर्न ज्यादा है उसमें रिस्क भी ज्यादा है. रिस्क ये है कि अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे, आप इसमें इतनी ठोकरें खाओगे कि आप 5 साल के बाद भी हाथ में कुछ नहीं होगा. 5 साल भी लगेंगे तब भी SSB क्वालिफाई नहीं होगा आपका. हालांकि SSB उतना कोई तूफान का एग्जाम नहीं है. अब आप बोलेंगे सर हमने पेपर देखा, हमें तो इजी लगा. भाई पेपर आसान होता है, कंपटीशन मुश्किल है इसका, कट ऑफ ऊपर होता है. अब 120 में से जो बंदा 115 लाएगा, आप कैसे करोगे उसके साथ कंपीट? पिछला जो नायब तहसीलदार का हुआ था, उसमें रैंक 1 को 115 आए थे. हाउ डू यू कंपीट विद समवन विद दैट? बिकॉज ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फ्रॉम लास्ट 3 years. उसके बाद नायब तहसीलदार आ गया, उसने एग्जाम दिया, 115 लाए उसने. समझ रहा है? पेपर जब देखोगे आपको इजी लगेगा, लेकिन कंपटीशन मुश्किल है. एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं. व्हाट हैपेंस इज कि JK SSB में खास तौर पर जो अच्छे पोस्ट होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार है ना, जैसे आपका ये अकाउंट्स असिस्टेंट थोड़ा ठीक पोस्ट है, ये VLW टाइप का, या फिर ये SI वैसाई जो आता है, सब इंस्पेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ये थोड़े अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं. बाकी हो गया जूनियर असिस्टेंट वगैरह, वो थोड़ा इससे भी कम है. अब इन पोस्ट्स के लिए सारे के सारे बच्चे जो UPSC में फेल हुए हैं, जिनका UPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज हर साल UPSC में कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लगभग 8 या 12 बच्चे जाते हैं. 8 या 12 बच्चे पढ़ते कितना है? लगभग 30,000 बच्चे. 30,000 पीपल सिट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, UPSC एंड KS. 30,000 सिलेक्ट कितने होते हैं? 10 से 12. अब इस साल जो 30,000 बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाकी 29,000 बच्चे कौन सा एग्जाम देंगे? SSB का. तो आपका कंपटीशन किनके साथ है? हाँ, दैट्स माय पॉइंट. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी वॉक. आप आएंगे यहां, आपको लगेगा ये क्या मजाक हो रहा है, मैंने तो बीटेक किया है, इससे कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ी है. बिल्कुल पढ़ी होंगी आपने, बिकॉज यहां पर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है. ये जनरल स्टडीज है, स्पेशल स्टडीज नहीं है. जनरल स्टडीज में जनरल नॉलेज है. भाई RBI ने रेपो रेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन पे क्या होगा, ये मामूली से क्वेश्चंस. RBI का CRR कितना है,
ये जीडीपी में एनएफआई क्या होता है, मामूली से मामूली क्वेश्चंस, इन्फ्लेशन में स्टैगफ्लेशन क्या होती है, दीज आर नॉट सम डीप कॉन्सेप्ट्स जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। मगर प्रॉब्लम है यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन का। यहाँ बच्चे हैं जो ऑलरेडी लेट्स सपोज इसी सुबह मैं इसी क्लास में क्लास दे रहा था, यूपीएससी का क्लास खचाखच भरा हुआ 100 बच्चे, वो 100 बच्चे क्लास खत्म करते हैं, फिर वहाँ हमारी लाइब्रेरी में बैठते हैं, शाम को लगभग 9 बजे निकलते हैं वहाँ से, और सब के सब मैं कह रहा हूँ आपको नायब तहसीलदार का एग्जाम सब देंगे, सब के सब। तो ये मीडियोकर प्रिपरेशन से नहीं होगा। अब मैं आपको एक पॉजिटिव डेटा भी दूंगा, ये तो मैं आपको बता रहा था आपके खिलाफ जो हवा है, अब आपके सपोर्ट में भी हवा है। सपोर्ट में हवा ये है कि यूपीएससी वाले बच्चे बड़ा उनका एनालिटिकल अप्रोच होता है चीजों को देखने का। दे स्टडी द इश्यूज कि भाई हमारी इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी के इश्यूज क्या है, उनका इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होता है। जेके एसएसबी जैसे एग्जाम में इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं आता, उसमें आएगा आपको सतह के क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी बार आती है ये क्वेश्चन। और उसमें ये प्रॉब्लम है कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज वालों का फैक्ट अच्छा नहीं होता, मोस्टली फैक्ट्स में वो कमजोर होते हैं थोड़ा, बिकॉज उनका इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होता है, फैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनकी ज्यादा, उनमें भी होती है किसी की मगर ज्यादा नहीं होती। उसमें आप लोग अच्छा कर सकते हो बिकॉज आपको इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं। लेकिन यहां पर क्या होता है, फिर कुछ बच्चा आएगा वो फिर गुम जाता है इसमें, ऐसे सवाल करेगा या ऐसी चीजें पढ़ेगा जो एसएसबी एग्जाम के लिए जरूरी है ही नहीं। वो बोलेगा कि सर अगर मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा होगा, फिर अगर 6 बार नहीं आई तो फिर क्या होगा। भाई तुम्हें क्या करना है, फिर क्या होगा, तुम्हें थोड़ी इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तुम सतह पर हो ना। और जो बच्चा आज तक सतह पर रहा है, इस क्लास की बात कर रहा हूं मैं, फोकस्ड, जिसको पता था कि एसएसबी में क्या आता है, उसका सिलेक्शन हुआ पहले ही अटेम्प्ट में विद 6 months प्रिपरेशन। अब एक एग्जांपल कुड बी बुरहान, जिसका वीडियो यूट्यूब पे है हमारे। बुरहान केम इन द क्लास, वो सामने बैठता था, स्टडीड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट। उसने शायद पढ़े थे 4-5 महीना पढ़ा, इकोनॉमिक्स मेरे ही पास पढ़ा उसने, 4-5 महीना पढ़ा, बट ही वॉज वेरी फोकस्ड कि सर मुझे ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है। और उसने 4-5 महीने की प्रिपरेशन से पहला ही एग्जाम दिया और पहला ही सिलेक्शन हुआ। एंड ट्रस्ट मी, ही वाज नॉट लाइक दैट डीप नॉलेज नहीं था उसको सब्जेक्ट्स का, पर उसको पता था कि एसएसबी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ये पता था उसको। तो इसमें गुमना नहीं है इस प्रिपरेशन में, बिकॉज आप अक्रॉस द होराइजन्स ढेर सारी चीजें पढ़ोगे। आपको हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, उसमें गुमना नहीं है, गुम नहीं जाना उसमें कि इसके अंदर घुसना शुरू करोगे आप। जैसे पिछली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये अकबर किस टाइप के कपड़े लगाता था, एसएसबी में एक बच्चे ने पूछा था। ये है मतलब वो गुम गया इसमें, मतलब ही समवेयर एल्स, वो इधर वो लाइन पे नहीं है, वो डाइग्रेस हो रहा है कहीं। तो फोकस इज व्हाट वी वांट। अगर आपको इनके ऊपर जाना है तो 6-8 महीने में एक्सट्रीमली फोकस्ड होना चाहिए। जैसे वो घोड़ा जिसको ऐसे लगाया है और उसको सिर्फ सामने नजर आ रहा है, दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आ रहा उसको। तो जब दाएं बाएं की बातें होंगी या दाएं बाएं की किताबें होंगी, ऐसे कोई पॉलिटी के लिए बोलेगा सर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, गया वो फिर, बिकॉज एसएसबी जैसे एग्जाम के लिए लक्ष्मीकांत इज नॉट अ सब्जेक्ट, वो किताब नहीं पढ़नी है आपको, बिकॉज वो इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग देगी आपको, फैक्ट बेस्ड कम देगी वो आपको। समझ आ रहा है आपको? दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कंपटीशन किनके साथ है, और सेकेंडली अगर मुझे उनसे ऊपर उठना है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच फुल फोकस होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि सर जो सवाल मैं कर रहा हूं या जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं वो सही है या नहीं, वो एक ही तरीके से पता चलेगा व्हेन यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए एसएसबी में क्या आता है, आपको खुद ही पता चलेगा जो ये टॉपिक है या जो ये किताब है ये रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि एसएसबी में क्या क्वेश्चन आते हैं। समझा? तो जैसे एक किताब है 14,000 क्वेश्चंस करके किताब आती है आर्यहंत की, उसमें उन्होंने क्या किया, आरबीआई के कुछ एग्जाम्स है, आईबीपीएस का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, सब कुछ जमा किया है। उसके बाद 14,000 क्वेश्चंस का उन्होंने एक बैंक बनाया है। उसको अगर आप करेंगे आपको सतह पता चल जाएगा कि किस सतह तक रहना है मुझे। समझ रहे आप? एसएसबी इतना हलवा एग्जाम है, ट्रस्ट मी, इसके लिए कोई ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मगर इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू नो व्हाट टू पिक एंड व्हाट नॉट टू पिक। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आई टीच इकोनॉमिक्स। अब सर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, ये जनरल स्टडीज का हिस्सा है। अब इकोनॉमिक्स से मैं पढ़ाऊंगा तो बट नेचुरल आई टेक अराउंड 20+ क्लासेस, 25, 26, 28 क्लासेस जितने भी होंगे, मान लीजिए 25 क्लास लूंगा मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के। अब इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेंज दैट विल कवर, फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग टू जीडीपी वगैरह कैसे निकलता है, फिर इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, फिर मनी वाला टॉपिक कि पैसा कैसे आया और पैसे में कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर क्या है, आज का पैसा क्रिप्टो करेंसी कैसे इशू होता है,
डिजिटल रुपी क्या है, उसके बाद हम आएंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पर, फिर मॉनेटरी पॉलिसी पर, फिर आरबीआई पर, फिर बैंकिंग पर, फिर बजटिंग पर, फिर फाइनेंशियल सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर, ऐसे करते करते एक लंबे से चैप्टर्स है मेरे पास। अब उन सारे चैप्टर्स को जमा करो आप, यू विल ओनली गेट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, 2 से 3 सवाल। कंपेयर दैट विद कंप्यूटर, कंपेयर दैट विद रीजनिंग, कंपेयर दैट विद इंग्लिश, वो आपके हाई रिटर्न एरियाज है। सो व्हेन यू कम हियर, आपको इकोनॉमिक्स में नहीं घुसना है, बिकॉज कितना ही दे देगा वो आपको। आपका हाई रिटर्न एरिया कौन सा है? बाकी एरियाज। तो फोकस वहीं होना चाहिए असल, ठीक है ना, गुम नहीं जाना है इस प्रिपरेशन में। आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो खुला या एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, भाई क्या जरूरत है आपको एनसीईआरटी पढ़ने की? आप ऊपर ऊपर से अगर पढ़ेंगे, क्लास नोट ही कवर करेंगे, क्लास नोट कवर्स ऑल एनसीईआरटीज। व्हाई डू यू हैव टू, देखो अब फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ गए, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मेरे पास आपने 30 क्लासेस दिए, उसके बाद भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर क्या फायदा है आपको इधर आना? फिर एनसीईआरटी ही पढ़ो ना घर पे, समझ आ रहा है? अगर आप मेरे पास क्लास दे रहे हो तो बट नेचुरल यू शुड बिलीव कि एनसीईआरटी लेक्चर में ही कवर हो जाएगी मेरी। जितने आज तक क्वेश्चन आए हैं वो लेक्चर में ही कवर हो जाएंगे मेरे, बिकॉज टीचर आपका क्लेम करेगा कि मैं आपका एनसीईआरटी, जैसे मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जितनी इंपॉर्टेंट है वो कवर कर देता हूं क्लास में। मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हैं अभी तक एसएसबी में वो कवर करता हूं क्लास में। तो मेरा क्लास देने के बाद व्हाई डू यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटीज आफ्टर दैट? यू डोंट हैव टू स्टडी, टाइम बचाओ अपना, क्वेश्चंस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, समझा? ये चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट आफ्टर सम टाइम। और आप देखेंगे क्लास में आमतौर पर 10% लॉट होता है जो पढ़ने वाला होता है, 10% लॉट जिनको पता होती है कि चल क्या रहा है। बाकी क्या करते हैं, वो क्लास देते हैं, वो पढ़ते नहीं है। ये दो अलग चीज है। इस पूरी प्रिपरेशन में सबसे आसान काम है क्लास देना, बिकॉज ये पैसिव लर्निंग है, यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनीथिंग, यू आर जस्ट टेकिंग। आप बस कुर्सी पे बैठे आप ले रहे हैं, वो इजी है, वो काम सबसे आसान है। एक्टिवली आपका दिमाग कहीं लग नहीं रहा है, प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बस आप सुन रहे। अब क्लास भी होगा यहाँ 3-4 घंटा, अब वो रिटेंशन भी नहीं है हमारे बच्चों के पास कि भाई रील देखते देखते दिमाग खराब हो गया हमारा। अब वो 4 घंटे में फ्यूज ही उड़ जाता है बच्चे का। अब वो भी चलो अल्लाह का शुक्र है कि एसएसबी में हमने 4 घंटे 2 या 3 सब्जेक्ट्स में रखते हैं, आईएएस में 4 घंटे का एक ही सब्जेक्ट होता है, समझ? जैसे सुबह में 9 बजे क्लास में जाता हूं, 1 बजे मैं निकलता हूं, और मैंने बच्चों को बोला है कि या तो मैं यहां से निकलूंगा या तो तुम निकलोगे जिंदा। तो आईएएस में बच्चों का रिटेंशन बढ़ गया है, विद 30 days ऑफ प्रैक्टिस रिटेंशन बढ़ गया। तो आप अपना रिटेंशन बढ़ा सकते हो, और डोंट बी इन दैट फूल्स पैराडाइज की 45 मिनट्स का ही क्लास होता है और हमारा कंसंट्रेशन ही 45 मिनट होता है। उस चक्कर में नहीं रहना, बिकॉज आज फिर 45 मिनट भी नहीं है, आज आपका कंसंट्रेशन 20 सेकंड का है। 20 सेकंड में हम बोर हो जाते हैं, तभी जाके दूसरी रील देखते हैं। वो आज मादा ही नहीं है कि किसी को 2 घंटे का लेक्चर देखे जरा। दैट इज द रीजन दैट एडटेक इंडस्ट्री इज कोलैप्सिंग। ये अनअकैडमी ये सब कुछ कोलैप्स हो गया सर, इनका एडटेक मार्केट ही उड़ गया। ये तब जाके ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं अपने, ये फिजिक्स वाला क्यों ऑफलाइन सेंटर खोल रहा है अपने? बिकॉज एड में पता चल गया उनको कि गड़बड़ है, बच्चा नहीं रिटेन कर पा रहा है बिकॉज उसका फ्यूज उड़ गया है रील देखते देखते। तो सर रिटेंशन बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है। क्लास में अगर बैठ रहे हैं तो 3-4 घंटे का फुल ऑन फोकस, और पॉसिबल है ये। देखिए मैं आपको ये सुबह से मेरा 3रा क्लास है और मैं फोकस के साथ बातें कर रहा हूं। तो अगर सुबह से मेरा 3रा क्लास, दैट मींस मैं 6 घंटे मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, मेरा कैसा 6 घंटे फोकस है? आपका क्यों नहीं रहेगा 2 घंटे फोकस? मैं तो 6 घंटे फोकस है मेरा, मैं तो 6 घंटे, बिकॉज बिना फोकस के कैसे इंसान बात कर सकता है? समझ आ रहा है? तो फोकस 45 मिनट्स का वो टाइम गैप में रहना नहीं है। आपकी पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है? आप सुबह से शाम तक लगे रहोगे, 12 घंटे बैठ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको उनसे आगे जाना है तो। और ये समझिए, आप गिव योरसेल्फ अ शॉक, अपने आप को शॉक दे दो अभी। अगर आप ये आपकी जो ऑलरेडी जिंदगी है जिसमें आप एग्जाम के टाइम पढ़ते थे या 3-4 घंटा रोजाना पढ़ते थे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली जिंदगी नहीं है, ये एकेडमिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू हैव टू गिव सम 12 आवर्स एवरी डे, देयर इज नो ऑप्शन। 12 घंटे दोगे तब 6 महीने में खत्म होगा आपका, तब 7 महीने में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्लासेस के बगैर बता रहा हूं मैं आपको। क्लास होगा 3 घंटे का, तो 3-12 कितने हो गए? 15। तभी आपके पास 9 घंटे सोने और खाने के लिए और नमाज के लिए। शॉर्ट में मैं ऐसे कहता हूं कि आपके पास वक्त होना चाहिए सोने के लिए और खाने के लिए और नमाज के लिए। इसके लिए वक्त निकालो, बाकी सारा वक्त इसी का है। पढ़ाई के लिए वक्त निकालो मत, आप खाने के लिए वक्त निकालो और सोने के लिए वक्त निकालो, बाकी सारा वक्त इसी का है, जब तक कोई सिलेक्शन ना होगा। जम्मू वाले ले रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, सेम एग्जाम होता है, उनकी सिलेक्शन ज्यादा होती है, बिकॉज लाइब्रेरी खचाखच भरी है वहां पर। उनको पता है कि एकेडमी, उनको समझ आ गई बात, लेकिन हमें लेट समझ आया, बिकॉज मैं 5 साल से ये बात बोल रहा था उनको
कि कॉलेजेस में कुछ नहीं रखा है। अब आप देखें कि अमर सिंह ने और ये वुमेन्स कॉलेज ने और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कितने सारे कोर्सेज बंद किए, अब बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे। आप हैव यू हर्ड दैट न्यूज? पीपल आर नॉट गेटिंग एडमिशन नाउ। उनको समझ आ गया कॉलेज में नहीं रखा कुछ। दे अभी अमर सिंह में दे हैड स्टार्टेड सम कोर्स, 7 बच्चों ने एडमिशन किया एंड दे हैड टू पे बैक द मनी, रिफंड किया उन्होंने, बोला वी कैन नॉट स्टार्ट द कोर्स 7 बच्चों पर, बिकॉज उनको समझ आ गया कुछ नहीं रखा है उसमें। Unless you are exceptionally good in your subject, आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, you are a top notch mathematician, then don't come to competitive exams। आप फिर गलत कर रहे हो, आपको मैथमेटिक्स में आगे जाना चाहिए। अगर आप टॉप नॉच जोलॉजिस्ट हो या ज्योग्राफर हो, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है उसमें आप टॉप नॉच इंजीनियर हो, फिर मत आओ इसमें, आप इंजीनियरिंग में अच्छा काम करोगे। मगर क्योंकि आप यहां पर आ चुके हो, इसका मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे। सिंपल सी बात है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते, आपको कभी दिमाग में भी नहीं आता ये जनरल एसएसबी देना। सो आप यू आर एन एवरेज स्टूडेंट इन योर ओन सब्जेक्ट। सो आप ही सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो बच्चे नहीं आते जिनका एकेडमिक एक्सेलेंस होता है। कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। कोई बच्चा जेकेएसएसबी का एग्जाम नहीं देता जिनका एकेडमिक एक्सेलेंस होता है, बिकॉज वो एकेडमिक एक्सेलेंस वाले बच्चे एकेडमिक्स में ही आगे जाएंगे मोस्टली। तो इसमें कंपटीशन आपका जो रहेगा जिन बच्चों के साथ, वो भी आप ही की तरह एवरेज स्टूडेंट्स रहे, 70% 60% यही वाले बच्चे। लेकिन नाउ इज द टाइम कि अगर आप आज से 12-12 घंटा दोगे कंटिन्यूसली अगले 6-7 महीने के लिए, यू कैन मेक अ पॉइंट, ठीक है ना। एंड देन डोंट गिव अप प्लीज। ये 7 महीने में कोई एग्जाम होगा नहीं होगा, इस चक्कर में नहीं फंसना कि एसएसबी चोरियां कर रहा है, अब मैं प्रोटेस्ट करने निकलूंगा, ये सब जो होता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन कि व्हाट हैपेंस बिहाइंड द कर्टन्स। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस पॉलिटिक्स। इट्स अ वेरी डर्टी थिंग जो पीछे से हो रहा है। ये कैसे चीजों को किया जा रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उसमें नहीं घुसना आप, ठीक है। ये जो जम्मू वाले कर रहे हैं ओपन मेरिट का, वो पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, जो भी बकवास है, कुछ नहीं होगा उससे, बिकॉज ये पूरा डिजाइन है, ये कहीं और से आ रहा है। आपकी ये बातें ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बी वेरी फोकस्ड कि आपको मेरिट पे आगे बढ़ना है। रिजर्वेशन गई भाड़ में, आपको मेरिट पे आगे बढ़ना है। आपका इतना मेरिट हो कि आपको हाथ टच करने से लोग कतराए। आपको 115 मार्क्स आएंगे तो मजा ले कोई उतारे आपको, चाहे कितना भी करप्शन हो। लेकर आओ तुम 115 मार्क्स, टच भी करे आपको, देखेंगे हम कैसे टच करेगा। लेकिन वो कैपेसिटी है नहीं। हम वही 80 मार्क्स ही लाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है। भाई काबिलियत है नहीं तुम में, 110 लेकर आओ, फिर देखेंगे कौन हाथ लगाएगा तुम्हें। समझ आ रहा है? तो इस चक्कर में नहीं फंसा। बी वेरी फोकस्ड कि पढ़ाई करनी है अगले 7-8 महीने के लिए। मैं कहीं दाएं बाएं नहीं दिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम्स के साथ। एग्जाम आए या ना आए, एग्जाम में कोई गड़बड़ हो या ना हो, उर्दू रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपना काम करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट लगाना है। जो अपॉर्चुनिटी उसके बाद आएगी मैं सारे एग्जाम दूंगा और अच्छा मेरिट पे एग्जाम दूंगा। उसके बाद यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। एसएसबी इज नॉट अ बिग डील, बहुत इजी एग्जाम होता है, ठीक है। पेपर चेक करो आप, शायद आपको मत लग रहा होगा कुछ, क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है। जिनको पता है ना कि सब्जेक्ट्स क्या है, जैसे जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, कंप्यूटर, ये सब पढ़ा है जिन्होंने, उनको पता है कि ये भाई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है ये। एक ही प्रॉब्लम है कि कंपटीशन इज टू कट थ्रोट, कि कट ऑफ ज्यादा ऊपर चला जाता है। समझा? ठीक है। एनी क्वेश्चंस? बोलो, हाँ बोलो। That depends on your age. If you are, let's say, 26 plus and you want to start, then go for SSB. ठीक है? Because you don't have much time. And if you are below 26, then definitely you should go for UPSC. KSB नहीं, आपको UPSC के लिए जाना चाहिए, क्योंकि UPSC आपको इतने दरवाजे खोल देगा, आप फिर SSB तक सीमित नहीं रहोगे। आप UPSC एक बार तैयारी करोगे, आप CAPF दे सकते हो, CDS दे सकते हो, SSC दे सकते हो, KS दे सकते हो, SSB दे सकते हो। आपके पास एक होराइजन खुल जाएगा एग्जाम्स का, इफ यू प्रिपेयर फॉर UPSC। SSB इज अ माइन्यूट सबसेट ऑफ UPSC, माइन्यूट सबसेट। मतलब आपको, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैंने आपको अभी क्या कहा, इकोनॉमी में 25 क्लासेस, ठीक है ना, 2 घंटे के 25 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स, दैट इज 50 आवर्स में आई कंप्लीट माई सब्जेक्ट। 50 घंटे लगते हैं। अब यही इकोनॉमिक्स व्हेन आई टीच इन UPSC, I take around 100 classes of 3 hours. That is how many? 300 घंटे। अब जिसको मैंने 50 घंटे पढ़ाया और जिसने 300 घंटे पढ़ा, बट नेचुरल 300 घंटे वाले के पास ढेर सारा कंटेंट है, उसका चांस भी ज्यादा है, उसका चांस ज्यादा है। नहीं, SSB से KS में नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। आई कैन बी रॉन्ग, बिकॉज अगर आपका ऑब्जेक्टिव KS है तो SSB का 6 महीना जाया हो जाएगा फिर, बिकॉज SSB का ओरिएंटेशन SSB ही रहेगा। वो आपको कभी भी सिविल सर्विसेज वाला बेसिक नहीं बनाएगा। और वो 6 महीने का टाइम अगर आप KS में ही लगाते, आपको ऑलरेडी KS का बेस बन जाता।
पहले दिन से ही आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा एसएसबी और आईएएस के क्लास में। स्टार्क डिफरेंस। एसएसबी का सतह का नॉलेज होता है और वो पहले से ही डेप्थ की बात करता है, उसमें आपका बेस भी वैसे ही बनता है। तो 6 महीना इज अ बिग टाइम। आपको एसएसबी से केएस नहीं जाना चाहिए। हाँ, जिनका एसएसबी जिन्होंने पढ़ लिया है वो बेचारे अगर करे तो ठीक है, बट जिनको शुरू करना है वो ऊपर से ही आए। और ऐसा नहीं समझना आपकी कोई डिफिकल्ट है यूपीएससी भी। ट्रस्ट मी, यूपीएससी का एग्जाम आई गिवन, आई क्वालिफाइड इट मल्टीपल टाइम्स, प्रीलिम्स एंड मेंस। आई कैन टेल यू दैट यूपीएससी भी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट इज द प्रोसेस। इसमें टिकना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये तोड़ के रख देता है आपको। आप जब प्रीलिम में फेल होते हो तो उतना दुख नहीं होता। इंटरव्यू में जब गिर जाते हो तो यूर लाइक आपकी टांगे टूट जाती है, आपकी कमर की हड्डी टूट जाती है। उसके बाद वो फिर से उठना बहुत मुश्किल है, और फिर से भी जीरो से शुरू करना। ऐसा नहीं कि पिछली बार इंटरव्यू दिया था अगली बार सीधा इंटरव्यू दूंगा। अब फिर से जीरो करो, फिर से प्रीलिम्स दो, फिर से मेंस लिखो, फिर से फेल हो जाओ, फिर से जीरो पे आओ। फिर ये तोड़ देता है इंसान को। वही तो कह रहा हूं। अब सी आपको किसके लिए जाना चाहिए? जिनकी उम्र है 25 तक, उनको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए मेरी नजर में। जिनके पास वक्त है, यूपीएससी की तैयारी में लगेंगे लगभग 20 महीने, 20 मंथ्स। सो वंस यू कवर एंटायरिटी ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, उसके बाद आपका जब आर्मी तैयार हो जाता है एंड यू नो कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरा, मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब पी ली। अब इसके बाद जितनी किताबें थी सब पी ली। 20 महीने दिए मैंने इसको, और हर दिन 12-12 घंटे दिए। अब वो 20 महीने का टाइम देने के बाद जितने एग्जाम आएंगे मैं सब देता हूं। यूपीएससी का टॉप का एग्जाम, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने जब यूपीएससी की तैयारी की, 2 मिनट रुकते हैं, ठीक है? सी मैं बता रहा था यूपीएससी का। एक बार जब आप वो कवर कर लेते हो पूरा सिलेबस, उसके बाद उसके नीचे जितने भी एग्जाम्स है, जैसे एक आपका सीएपीएफ का आता है, सीडीएस का आता है, एसएससी का आता है, एसएसबी का आता है, केएस का आता है, ये सब के सब इसी के सबसेट है, ठीक है ना? इसमें कवर करने में लगभग 20 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपको केएस, एसएसबी जो देना वो उसी के थ्रू हो जाता है। लेकिन अब जो ये सब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहता, जो अपना फोकस रखना चाहता है सिर्फ एक एग्जाम तक, ठीक है ना, सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए उसको, तो उसमें क्या है सर, आपको कंपटीशन का ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे बच्चे जो ये पढ़ते हैं वो भी ये एग्जाम देंगे। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था अपनी, मैं जब तैयारी करके आया यूपीएससी की, आई हैड नो प्लान्स ऑन गिविंग एसएसबी एग्जाम, बट ये था कि आई वाज ये वेरी यंग। तो मैंने 21 था मैं, तो जब मैं तैयारी करके आ गया था 21 साल की उम्र में, मैं पहले ही चला गया था ग्रेजुएशन के टाइम ही। तो जब मैं वापस आया तो आई गिव माई फर्स्ट एग्जाम एसएसबी के। उसी वक्त कुछ इंडस्ट्रीज में पोस्ट निकले थे, कुछ 4, कुछ असिस्टेंट कंपाइलर, ऐसा कुछ, मुझे पता भी नहीं था वो क्या क्या है। तो बहरहाल मैंने भरा और मैंने दे दिया। दैट्स द ओनली टाइम मैंने एसएसबी का एग्जाम दिया है। उसके बाद 4 में से एक एग्जाम में आई फेल्ड, 3 एग्जाम में आई क्वालिफाइड, तीनों एग्जाम में आई क्वालिफाइड। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी एट ऑल एंड आई क्वालिफाइड। फिर मैंने अपने फादर से पूछा कि आई वांट टू नो कि इनमें से सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि फलाना पोस्ट है, दिस इज अ गुड पोस्ट। तो आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू सी अ पर्सन जो ऑलरेडी इस पोस्ट पे है, तो आप मुझे अगर कोई कनेक्शन है आपका। तो बहरहाल मैं गया एक जगह डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि ये कौन है बंदा जो इस पोस्ट पे, उन्होंने बोला फलाना बंदा है। जब मैं वहाँ गया तो फिर मैंने देखा कि वो क्या कैसे काम करता है, तो आई वाज लाइक कि यार ये नहीं होगा मुझसे। फिर मैंने वो तीनों पोस्ट छोड़ दिए मैंने, एंड देन आई ओनली गिव सम अदर एग्जाम। तो पॉइंट मेरा ये है कि यू कैन इजीली क्वालिफाई एसएसबी एग्जाम्स वंस यू आर डन विद योर सिलेबस वंस। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना, फिर सारे एग्जाम देना है जितना भी मार्केट में है, वो फिर इजी हो जाता है, ठीक है? देखिए, अब जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, हमें पता चला कि इकोनॉमिक्स उतना कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। यह आपको कितने क्वेश्चन देता है? 2 से 3। सो इट्स आपको 2 से 3 तक ही रहना है इसमें। अब आप नहीं बोल सकते अगली बार ज्यादा आ सकते हैं, नहीं आएंगे ज्यादा, अभी तक तो नहीं आया ना। यू जस्ट स्टिक टू द ट्रेंड, स्टिक टू द ट्रेंड। ट्रेंड ये है तो इट विल नॉट गिव यू 10 क्वेश्चंस, क्लियर सी बात है। इंस्टेड योर फोकस शुड बी ऑन सम अदर सब्जेक्ट, ठीक है? अब 2 से 3 सवाल कहां से आते हैं ये पहले पता होना चाहिए। सो वंस यू डू द एनालिसिस फ्रॉम पास्ट 10 years, जितने भी क्वेश्चंस आए सबको आप मैप करो, आपको पता चलेगा मोटा मोटा 3-4 चैप्टर ही है जहां से सवाल आते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इससे कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना। इसमें कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे ताकि आपको समझाया जाए कि इकोनॉमिक्स है क्या, बिकॉज आपने शायद कुछ और पढ़ा है जिंदगी में, आपको नहीं पता इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की। अब डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन समझाना पड़ेगा आपको। तो इंट्रोडक्शन से यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चंस, समझा? असल जो चैप्टर है दैट इज ये, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है? ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। असल चैप्टर क्या है?
ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, जहां से पहला क्वेश्चन आएगा आपको। अब ये वही टॉपिक है जहां पर हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, प्राइसेस, कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब देखते हैं। रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी, जीडीपी में 2015 में क्या बदलाव हुआ, अभी जीडीपी का बेस ईयर बदला है, वो सब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे निकालते हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना, वो कैसे आपका रैंक क्या है हमारा उसमें, हैप्पीनेस क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। एंड इट विल गिव यू मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस, 1, ठीक है। देन अनदर चैप्टर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई, मतलब महंगाई जो आती है महंगाई है, आती है ना, बिल्कुल आती है, महंगाई आती रहती है। कितनी महंगाई आती है, व्हाट इज द इन्फ्लेशन राइट नाउ? अच्छा, महंगाई आना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, हाँ, अच्छी कैसे? गरीब लोग सफर करते हैं, और नाउ सी, इंडिया कहता है, आरबीआई कहता है कि हम 2 से 6% की महंगाई हिंदुस्तान में चाहते हैं, कि 2 से 6% की महंगाई आनी चाहिए हर साल। इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। वी वांट टू टारगेट एन इन्फ्लेशन ऑफ अराउंड 2 to 6% एंड इट इज अ फ्लेक्सिबल टारगेट, इट्स नॉट अ फिक्स्ड टारगेट ऑफ 4%। 2 से 6 के बीच में, इन अदर वर्ड्स इट इज 4 ± 2%। 4 ± 2%। 4% इज एडिक्वेट फॉर अस, लेकिन अगर 2% का ऊपर नीचे होगा वो भी चलेगा। समझा? अभी पिछले कुछ 3-4 सालों में हम ये ब्रैकेट से बाहर थे। दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर पॉकेट्स। आपको लग रहा था कि महंगाई हो रही है, आपको लग रहा था रेंट बढ़ गया, आपको लग रहा था भाई फोन का जो रिचार्ज कर रहे थे वो भी बढ़ गया, आपको लग गया भाई ट्रांसपोर्टेशन में जो कैब कर रहे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा है, हल्का हल्का तकलीफ हो रहा था। लेकिन तब भी उतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी हिंदुस्तान में जितनी अमेरिका में आई। अमेरिका में 44% का इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन आया है। इतनी महंगाई 44 साल में अमेरिका में नहीं आई जितनी अभी कोविड के बाद आई थी। तो इंडिया में कंपैरेटिवली उतना इन्फ्लेशन नहीं आया। पाकिस्तान में देखो, अभी जैसे हमारा घर है, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भरते हैं कितना भरते हैं ऑन एन एवरेज? ऐसे ही बता दो कोई नंबर, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए। पाकिस्तान में एक आम घर का जिसके पास एक एसी है उसको बिल आता है लगभग 3.5 लाख का। That is the level of inflation that Pakistan is suffering from. Same goes for Iran, same goes for Turkey, same goes for Libya, same goes for Syria. ये सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर अंडर हेवी इन्फ्लेशन राइट नाउ। समझ आ रहा आपको? ऐसे ही वेनेजुएला में इतनी तबाही की इन्फ्लेशन आई कि वहां पर एक टमाटर 29 लाख में बिकता था। टमाटर का किलो 29 लाख, कॉफी का कप लगभग 18 लाख का। इतनी महंगाई इन्फ्लेशन आ गई। हमें उस लेवल की इन्फ्लेशन नहीं चाहिए इंडिया में। हमें चाहिए कौन सी इन्फ्लेशन? 2 से 6%, यानी स्लाइट माइल्ड इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी। व्हाई इज इट कंसिडर्ड गुड? बिकॉज इससे सप्लाई बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा सर? बिकॉज हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। जितना प्राइस ज्यादा उतना सप्लाई भी ज्यादा। खुद सोचिए आप, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मुझे जो बेचने वाला है उसके चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो उसको अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा प्राइस मिल रहा है, कम ज्यादा। जब ज्यादा प्राइस मिलेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, कम प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो वो ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ता है। समझा? जीडीपी मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा। समझ आ रहा है? तो इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड। इससे डिमांड भी बूस्ट होती है, वो लेकिन देखेंगे हम बाद में। तो इन्फ्लेशन से मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन आएगा, कभी आता है कभी नहीं आता है। उसके बाद क्या है सर? आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दे हैव नॉट गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। हालांकि कभी कभार कोई एक क्वेश्चन डाला था इसमें सीआरआर वगैरह पे, पर ये थोड़ा टेक्निकल वाला पोर्शन है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन, कभी कभार, हर बार नहीं। बजट फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन है ना, बजट में क्या क्या चीजें हैं, डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, किस में क्या चीजें हैं, फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं, यहां से कभी कभार एक क्वेश्चन। प्लानिंग से कभी कभार एक क्वेश्चन, इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। उसके बाद कुछ चैप्टर्स हमने रखे, टेक्निकली यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर कुछ चैप्टर्स हमने एक्स्ट्रा रखे जिसमें आमतौर पर क्वेश्चन नहीं आते पर आ सकते हैं। एसएससी डालता है, एसएसबी नहीं डालता, वो भी हमने इस पर रखे। जैसे एक्सटर्नल सेक्टर, दिस इज अ टॉपिक जहां पर एसएसबी डज नॉट यूजुअली टच दिस टॉपिक। लाइकवाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जो आमतौर पर एसएसबी नहीं पूछेगा इसमें से, पर ये भी कवर करना चाहिए आपको, बिकॉज हो सकता है कि इसमें अगली बार क्वेश्चन आ जाए। ठीक है? ऐसे करते करते फिर कुछ स्कीम्स वगैरह का टॉपिक है। ये आपका टोटल पूरा आपका इकोनॉमी का सिलेबस है।
तो वही चीज आपको देखना, जब आप ये इतने सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको बस एक क्वेश्चन ढूंढना है इसमें, इतनी औकात है इसकी, समझ आ रहा है? जस्ट बी वेरी फोकस्ड इन दैट ओनली। इसके कंपैरिजन में कंपेयर दिस विद सम अदर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर्स, वेरी हाई रिटर्न एरिया है वो। तो हम कहते हैं जैसे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट, जहां पर दे टेल अस दैट इफ यू हैव a good business is something, or a good investment is something जहां पर you put in 20% effort and you get 80% return। 20% का एफर्ट लगाओ, 80% का रिटर्न खाओ, ठीक है? ऐसा बिजनेस अच्छा नहीं चलता जिसमें 80% का पैसा जा रहा है लेकिन रिटर्न क्या आ रहा है 20% का। दैट्स नॉट एन ऑप्टिमल सिचुएशन। तो आपका वही ढूंढना है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहां पर होगा आपका, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20% एफर्ट डालेंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कौन सा है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन रिटर्न कम है। इकोनॉमिक्स बीइंग वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न कम है। समझ आ रहा है? तो योर मेन फोकस हैज टू बी सम अदर सब्जेक्ट। और इसमें कितना भी कर ले आप, यू कैन नॉट डू 4 आउट ऑफ 4। लेट्स सपोज 4 क्वेश्चन आ गए, 4 आउट ऑफ 4 इजी है करना, पर थोड़ा वैरिड होता है वो टॉपिक। मैथमेटिक्स में 10 आउट ऑफ 10 करना इजी है कंपैरेटिवली, बिकॉज आपके पास है मोटे मोटे 8 चैप्टर और वही सवाल रिपीट पे आते रहते हैं। इस पे कभी भी कुछ भी आ सकता है। अब इन्फ्लेशन में अचानक से कोई नया ही अतरंगी कॉन्सेप्ट पूछते हैं, जैसे स्किम्पफ्लेशन क्या है। अब आप किताब निकालो, आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि उन्होंने कोई स्किम्पफ्लेशन लिखा है, लेकिन डाल दिया एक नया वर्ड निकला है अभी स्किम्पफ्लेशन। बताओ क्या है स्किम्पफ्लेशन? समझ रहा आपको? तो उसमें कुछ भी आ सकता है। और समझ आ? दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जैसा जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में स्टिक टू द क्लास नोट्स, आपको और कुछ नहीं पढ़ना उसका। रीजनिंग में स्टिक टू द क्लास नोट्स, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज करनी है, उसके बाहर कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में स्टिक टू द क्लास नोट्स, इंग्लिश में स्टिक टू द क्लास नोट्स, बट देन कम्स जनरल स्टडीज जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री इज वास्ट, समझा? हिस्ट्री में आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि मैं हिस्ट्री आपको 8 चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें से 8 के 8 निकलेंगे। इसके लिए कोई किताब साथ में पढ़नी पड़ेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है। जैसे आपका आता है हिस्ट्री में वो मनोहर पांडे या तरुण गोयल आती है ना, वो उसमें जो ल्यूसेंट आता है उसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स होते हैं, तो वो चीज करना है। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा और टीचर खुद बताएगा तब किसके लिए पढ़नी है किताब, किसके लिए नहीं पढ़नी है, ठीक है ना? जैसे मैं इकोनॉमिक्स का बोलूंगा आपको, यू डोंट हैव टू स्टडी एनसीईआरटीज, डोंट हैव टू स्टडी एनी बुक, कोई किताब नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, स्टिक टू द क्लास नोट्स। मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ क्लास नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज। आपका लगभग हम 100 टेस्ट, सर ने बोला आपको 100 टेस्ट आपका माइक्रो टेस्ट यहीं पे होंगे क्लास में। तो 100 टेस्ट में जनरली क्या होता है कि एक तो हो गया जो क्लास में पढ़ाया, उसके बाद कुछ टॉपिक्स या कुछ ऐसे पोर्शंस हम क्लास में नहीं बोलते ताकि वो टेस्ट के थ्रू कवर हो जाए, समझा? हम चाहते हैं आप टेस्ट में भी बैठे, अदरवाइज अगर आप वही पूछा जो क्लास में पढ़ाया फिर टेस्ट का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वही पूछा जा रहा है जो क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो टेस्ट में भी कुछ एडेड चीजें होनी चाहिए जिसमें आपका कंटेंट एनरिच हो जाए। तो माइक्रो टेस्ट से आपका बहुत ज्यादा उसमें कवर हो जाएगा, सिर्फ माइक्रो टेस्ट से लगभग 100 के ऊपर हो जाएंगे आपके। एंड यू हैव अराउंड 10 to 11 टीचर्स जो ये आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 10-11 टीचर। मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, उसमें भी मैं ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ाता, इसके लिए एक डेडिकेटेड टीचर है जो सिर्फ इसके लिए आते हैं। नॉट दैट कि मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इट्स जस्ट दैट कि ये पोर्शन इज बेटर टॉट बाय समवन एल्स। और बताइए, एसएससी तो सेम ही है सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, सेम सिलेबस है। अब उसमें ये सिस्टम है, लेवल भी क्लास का सेम रहेगा आपका एसएससी, क्योंकि आप देखोगे जब आपका क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें, एसएससी के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसमें। अब उसमें एक चीज आपको समझना है कि आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो फिर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस वाली किताबें लानी पड़ेंगी। जैसे वो 30 साल का आता है उनका बैंक, 14,000 क्वेश्चन का बैंक आता है, वो करना पड़ेगा फिर उसमें एक्स्ट्रा, वो चीज़ है। बाकी एसएससी सेम है यही। शाबाश बोलो। Do you want to study any of these topics? अभी इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन ही दे देते, नहीं है जीडीपी में गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। चलो इंट्रो ही कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखिए सर, मैं अभी डेफिनेशन नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं आपको इसका
हाईलाइट बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। जनरली हम कहते हैं कि भाई कभी भी जब किसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है देन यू फर्स्ट शुड अंडरस्टैंड कि हाउ द एंटिटी केम इनटू बीइंग, ये कहाँ से आया। इसलिए जब आप अपना ट्रेडिशन भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, देन यू हैव द एंटायर जेनेसिस वाला थिंग कि हाउ डिड इट बिगैन। तो शुरुआत में सूरह बकरा में ही है कि शुरू कहाँ से हुआ सब, है ना। तो वो उसमें बड़ा स्टोरी है स्टेप बाय स्टेप कि हमने इंसान को कैसे बनाया, फिर जब उसको तैयार किया, फिर वो एक मिट्टी का बना हुआ, वो अंदर से खोखला था, ठक ठक हो रहा था, फिर जाके इब्लीस आया, वो हर जगह से उसको देख रहा था भाई क्या बनाया है। उसके बाद कुछ डाला उसके अंदर और ही बिकेम लाइवली एंड देन ही वाज taught about a lot of things. When we say that Iblis was told to bow down before Adam, we believe that कि नहीं, उसका जो जिस्म था और उसके लिए उसको बोला गया था बाउ डाउन करना, नहीं, it was after he was taught and he was given knowledge. When Adam was given knowledge and taught the names of everything in the universe, जो भी उस वक्त था, then only Iblis was told कि now you have to bow down to him. ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं, एक बच्चा था जिसने सवाल पूछा, बड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिक था उसमें। उसने क्या सवाल पूछा, मुझे बोला सर ये इब्लीस ने गलती की और उसने खुदा को बोला कि मैं नहीं करूंगा सजदा, और खुदा ने उसको बोला कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम कयामत के दिन तक अब दरगाह इलाही से दफा किए गए, तुम हटाया गया तुम्हें, और वो मरदूद बन गया। और उससे सवाल बच्चे ने ये पूछा कि जो खुदा अपनी मखलूक को, इब्लीस को माफ नहीं कर पाया, वो हमें क्या माफ करेगा। इसने तो जिंदगी भर उसकी ये इबादत की थी, एक गलती हो गई, उसने बोला उसको जिंदगी भर के लिए बोला कि भाई तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। क्या है जवाब इसका? क्वेश्चन है ना, बिल्कुल है। तौसी नहीं, द आंसर इज नहीं, द आंसर नो, द आंसर इज वो माफी मांगता तो माफी देते ना। उसने क्या बोला, उसने बोला मैं नहीं करूंगा सजदा। उसने बोला क्यों? बोला तुमने मुझे इससे बेहतर बनाया। सो ही वाज रीजनिंग विद गॉड, ही वाज गिविंग हिम काउंटर आर्गुमेंट्स दैट यू आर रॉन्ग, आप मुझे बोल रहे हो ये करने के लिए, आप गलत बोल रहे हो, बिकॉज मैं बेहतर हूं इससे। और वो उस बात पे टिका रहा। उसने ये नहीं बोला कि गलती हो गई, मुझे करना था। उसने बोला कि नहीं मैं टिकूंगा, अब मैं इसको गुमराह करूंगा। उसके बाद उसको बोला कि दफा हो जाए यहां से। तो गॉड इज ऑल एनकंपासिंग, वो रहीम है, उसने अपने आप पर रहमत नाजिल की है। बोला कि ये कंपल्सन है मुझ पर, मुझे रहीम बनना है। अपने आप पर ही उसने ये कंपल्सन रखा है दैट आई एम ऑफ फॉरगिविंग। बट द आइडिया इज कि पीपल हु आर हम्बल इनफ टू बाउ डाउन, जो उसको माफ करेंगे ना, जो अकड़ता रहेगा। इसलिए एरोगेंस क्यों बोला ऊपर वाले ने कि हल्का फुल्का भी दिखा अगर मुझे कुछ, कि तुम्हारे दिल में ग्रेन ऑफ सैंड के बराबर एरोगेंस होगा, यू विल सी इट कि क्या हाल करूंगा मैं। बिकॉज वो सिर्फ ऊपर वाले को ही ऊपर वाले पे ही अच्छा लगता है। कुछ चीजें ना जो उसी पे अच्छी लगती है, हम पर वो चीज मखलूक पे अच्छी नहीं लग सकती। तो वो चीज था कि भाई इसके कंपैरिजन में सेट एन एग्जांपल विद आदम। तो ऊपर वाला भी दिखा रहा था आपको कि आदम ने गलती की, उसको बोला तुमने क्यों किया, उससे बोला गलती हो गई, है ना, ये नहीं करूंगा मैं। उसके बाद उसको ये भी नहीं पता था कि माफी कैसे मांगनी है, बिकॉज लैंग्वेज और कोई एग्जाम्पल तो था नहीं। बिकॉज आज तो आपके पास एग्जाम्पल, आपने तो सीखा है बचपन से कि माफी कैसे मांगते हैं, उसको तो पता ही नहीं, बिकॉज गलती पहली बार हो रही थी। तो उसको बताया गया कि ये तुम बोलो, ऐसे ऐसे माफी मांगो, फिर माफ करूंगा। खुद सोचिए, बच्चा है जब वो आपसे माफी मांगना चाहता है पर उसको समझ नहीं आ रहा, फिर उसको तुम सिखाते हो कि ऐसे ऐसे बोलना है, फिर वो ऐसे ऐसे बोलता है, फिर तुम माफ करते हो। तो दैट इज समथिंग वी बिलीव दैट ही इज ऑफ लविंग एंड ऑफ फॉरगिविंग। बहरहाल लेट्स कम बैक। नाउ सी सर, जब इकोनॉमिक्स का शुरुआत हुआ तो हम इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? बिल्कुल जेनेसिस से। जैसे मैं अभी जेनेसिस स्टोरी सुना रहा था आपको। जेनेसिस कैसे हुआ इसका सर? वी बिलीव कि इसमें 4 स्टेजेस थी। अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग इस पे ओपिनियन है, बट कंसेंसस कुछ बातों पर जो बना वो ये है कि इसका शुरुआत हुआ कि इंसानों की जब से शुरुआत हुई, दैट इज द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस। एडवेंट ऑफ ह्यूमंस, दैट इज व्हेन we can understand कि इकोनॉमिक्स का फिनोमेना शुरू हुआ with the advent of humans. Now, what is the meaning of advent of humans? That is civilizations जब से शुरू हुई, जब इंसानों ने देखा कि हमें सोसाइटी में रहना है और हम एक सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी सोसाइटी। तो अब ये एडवेंट हुआ कैसे? हाउ डिड वी कम इनटू बीइंग? वाज इट थ्रू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस और वाज इट सम डिवाइन इंटरवेंशन दैट एडम वाज हिम डाउन बाय एंजल्स, उसके साइड पे उसको नीचे लाया गया, या फिर जमीन से ही निकला वो, जैसे कि इवोल्यूशन से निकला है? बहरहाल दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट एडवेंट ऑफ ह्यूमंस के बाद हमने देखा कि इंसानों में देयर वाज अ नीड, उनको खाना चाहिए था, उनको जिंदा रहने के लिए सस्टेनेंस चाहिए। उसके लिए दे यूज्ड टू गो फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी बाद में आया, पहले था सिस्टम क्या? हंटिंग और गैदरिंग का। आपको खाना चाहिए और हंटिंग गैदरिंग के बिना आपके पास ऑप्शन नहीं, बिकॉज उन दिनों एग्रीकल्चर पता नहीं था हमें। अब हंटिंग गैदरिंग में सिस्टम क्या था? हंटिंग का काम करते थे मेन करते थे। किसका काम? हंटिंग का। तो भेजा उसको जाके हिरन लेकर आओ,
तो जब हमारी रामायण में भी आप देखते हैं कि जो लॉर्ड राम है वो कहाँ गए थे जब सीता को उठाया उन्होंने, तो वो तो हिरन मारने गए थे ना, तो वही था, हंटिंग का ही जमाना था, तो हंटिंग का ही काम चल रहा है। अब इंसानों को, मर्दों को जब जंगल में भेजा जा रहा है हिरन को मारने, बट नेचुरल हिरन कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एक ही जगह पर एक हो तो भागेगा और तुम उसके पीछे पीछे भागोगे और तुम्हारे अंदर ये नेविगेशन का सेंस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमने क्या देखा, ये मर्दों के अंदर जो नेविगेशन का सेंस है कि उनको नेविगेट करना अच्छे से आता है, ये गाड़ी वाड़ी चलाना थोड़ा सा बेहतर, हल्का, मैं नहीं कह रहा हूं कि जनरली बेहतर होते हैं, पर नेविगेशन का सेंस लड़कों में ज्यादा बेहतर है लड़कियों से। वाई? बिकॉज ऑफ द 30,000 years ऑफ इवोल्यूशन, जब हमने काम ही ये किया है नेविगेशन का। बस जंगल में जा रहे हो, हिरन के पीछे भाग भाग के फिर वापस भी तो आना है, तो उसमें नेविगेशन का सेंस डेवलप होना चाहिए तुम्हारा। तो ये काम हमने किया हजारों साल। और तूने क्या किया सर? और तूने फूड गैदरिंग की, वो फल लेकर आते थे। अब फल में भी रंग से समझ आता है कि फल ठीक है या खराब है। अब रंग की जो समझ औरतों की है वो मर्दों की कभी नहीं बन पाई, बिकॉज उन्होंने हजारों साल सिर्फ रंग का ही काम किया है, फल को देखकर ये देखना कि भाई उसमें ये ठीक है या खराब हो गया है। तो जो कलर परसेप्शन है औरतों का, दैट वाज फार मोर मैच्योर देन व्हाट कलर परसेप्शन द गाइज हैड। इसलिए आज आप जब देखते हैं कि जैसे माय वाइफ टेल्स मी कि मैं ये वाला ब्लू पहनूं या ये वाला ब्लू पहनूं, भाई मेरे को तो सेम ही लग रहा है, ये वाला ब्लू तो सेम ही है, पर उसके अंदर जो शेड्स का परसेप्शन है वो उसको कैसे मिला? हजारों सालों के एवोल्यूशन से। समझा? ये काम हमने सालों साल किया। उसके बाद धीरे धीरे वी गॉट इनटू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर एट दैट टाइम वाज एट सबसिस्टेंस लेवल, सबसिस्टेंस लेवल का एग्रीकल्चर हो गया। जितनी मेरी जरूरत उतना ही मैं प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरे पास 4 लोग रहते हैं फैमिली में, 4 लोगों का लेट्स सपोज एक महीने का राशन का नीड है 20 किलो, और मैं 20 किलो ही बनाऊंगा, मैं उतना ही बनाता हूं जितना मेरी जरूरत है। दैट वाज व्हाट वी कॉल सबसिस्टेंस। काफी साल तक सबसिस्टेंस रहा। सबसिस्टेंस के बाद धीरे धीरे हमने सीखा कि एग्रीकल्चर में सरप्लस कैसे बनाना है। अगर मैं 20 किलो मेरी जरूरत है तो अभी तक मैं 20 ही किलो बना रहा था, अब मैं 20 से एक्स्ट्रा बना रहा हूं। वाई? बिकॉज मेरा नॉलेज बढ़ा। मैंने देखा कि अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो मैं ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन कर सकता हूं। अगर मैं सही वक्त पे इसको सनलाइट देता रहूं, पानी देता रहूं, मैन्योर फेंकता रहूं, तो ये मुझे ज्यादा यील्ड दे सकता है। तो धीरे धीरे इंसानों ने किस में शिफ्ट किया? सरप्लस एग्रीकल्चर में। किस में? सरप्लस एग्रीकल्चर। सरप्लस एग्रीकल्चर में यू नाउ हैड सरप्लस फूड। आपका 20 किलो की जरूरत है लेकिन प्रोडक्शन आपकी ज्यादा है, तो आपकी जो नीड है, नीड से ज्यादा आपने किसको बनाया? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन बढ़ गई आपकी। समझा? तो उसको सरप्लस कहते हैं। अब जब मेरे पास, इमेजिन कर लीजिए, वी हैव अ फैमिली जिसके पास सरप्लस जो प्रोडक्शन है वो है 10 किलो का राइस, 10 किलो का राइस। दूसरी फैमिली जिसका पास सरप्लस का प्रोडक्शन है 10 किलो का व्हीट। ये सरप्लस है, ये उनकी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। अब किसी के पास ये सरप्लस है, किसी के पास ये सरप्लस है, ये क्या करेंगे? इसका ये आपस में इसको एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। भाई मैं राइस खाते खाते थक गया, अब कुछ नया भी दे दे हमें। जैसे कि यहूदियों को जब बोला गया था कि भाई तुम्हें ऊपर से मन और सलवा मिलता रहेगा, तो काफी साल जब ऊपर से उनको कंटिन्यूसली खाना मिलता रहा हजरत मूसा के टाइम, तो वो बोर हो गए। फिर देवर लाइक कि भाई कुछ और भी उतारो, है ना। तो हजरत मूसा ने उनको कहा कि भाई तुम क्यों ऐसी चीजें मांगते हो जो ऐसी चीजें हैं जो इससे खराब है। ऊपर वाले ने तुम्हें ये ऊपर से डायरेक्ट खाना उतरता था उनको, तो देवर लाइक नहीं हम बोर हो गए, हमें कुछ नया दीजिए, कोई बर्गर खिलाइए हमें। तो उस चक्कर में क्या हुआ सर, आपने सरप्लस एग्रीकल्चर में ट्रेड करना शुरू हो गया, बिकॉज अब राइस खाते खाते बोर हो गया। अब सर ये है एक्सचेंज, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज कब आया? जब हमारे पास सरप्लस एग्रीकल्चर था। सरप्लस एग्रीकल्चर के बाद चौथी स्टेज आई जिसको हम कहते हैं नीड फॉर एक्सचेंज। अब बताइए एक्सचेंज शुरुआत में किस तरीके का होता था? शुरुआत में एक्सचेंज होता था, मेरे पास राइस है, तुम्हारे पास व्हीट है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाटर एक्सचेंज। बाद में बाटर को रिप्लेस किया पैसे ने, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। तो पैसे में घुस गए हम। फिर पैसे की भी अलग अलग शक्लें आई, कभी पैसा आपका मेटालिक मनी था, कभी पैसा आपका पेपर मनी बन गया, कभी पैसा आपका बैंक मनी बन गया, जो ये चेक वगैरह और ऑनलाइन पेमेंट्स आज यूपीआई कर रहे हो ये सारा बैंक मनी है, और कभी पैसा आपका क्रिप्टो करेंसी बन गया। तो ये धीरे धीरे पैसे का इवोल्यूशन हुआ। आपको लग रहा है हम कुछ इकोनॉमिक्स के में फील्ड के अंदर जा रहे हैं? अब लग रहा है ना? दिस इज हाउ इट बिगैन। समझ आ रहा है? तो ये सिस्टम है आपका एडवेंट ऑफ ह्यूमंस। तो ये 4 स्टेजेस है असल में। तो यहां से शुरू हुआ, उसके बाद हम कहां थे? एग्रीकल्चर। शुरुआत में एग्रीकल्चर किस पे था? सबसिस्टेंस। फिर क्या बनाया? सरप्लस के बाद देयर वाज अ नीड फॉर एक्सचेंज। 2 किस्म का, बाटर और मॉनेटरी। समझा? क्लियर हुआ? उसके बाद ये तो हो गया इकोनॉमिक फिनोमेना कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं।
आपस में आपका पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो फिनोमेना है जो हो रहा था। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन की, इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन की, कि भाई ये डिसिप्लिन शुरू कब हुआ, इसको कब से पढ़ने लगे हम, और इसमें क्या क्या पढ़ने लगे हम, तो ये कैसे शुरू हुआ ये इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, पहले तो नहीं था ये तो अभी रिसेंटली आया है। तो इकोनॉमिक्स का जो डिसिप्लिन है ये कहां से शुरू हुआ, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई? तो सर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इसकी बिगिनिंग होती है सोशल फिलॉसफी से। कहां से? सोशल फिलॉसफी से। अब सोशल फिलॉसफी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी वेयर व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल इश्यूज, है ना, सोसाइटी कैसे बननी चाहिए, सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, बेहतर क्या है, गलत क्या है, जो भी है। सोशल फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये किसके अंदर है? सोशल फिलॉसफी। तो हम तो फिलॉसफी ही पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स तो था नहीं उन दिनों, हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दो वर्ड्स है असल में, इट्स टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टॉकिंग अबाउट जस्टिस। सो यानी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आपको यह बताना है कि वो जस्ट है या अनजस्ट, आपको ये चीज बतानी है। किसी चीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कुछ लोगों में, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मुझे बताना है ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या अनजस्ट। अब सवाल है सर, आप किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देख रहे हैं? सर वी वर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ व्हाई? बिकॉज सर सोशल फिलॉसफी में जब हमने सोसाइटीज को पढ़ा तो हमें एक अजीब सा एक फीचर दिखा ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में, दैट इज कि हर सोसाइटी में लगभग रिच और पुअर क्लास ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में प्रेजेंट था। अगर उस सोसाइटी में कास्ट डिवीजन हो या ना हो, रिलीजियस डिवीजन हो या ना हो, लेकिन क्लास डिवीजन हमेशा से था। टेक एन एग्जांपल ऑफ अब्दुल रहमान बिन औफ, वेरी रिच क्लास, एंड अबू हुरैरा वेरी पुअर क्लास। तो फुकराए सहाबा में से थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, और अब्दुल रहमान बिन औफ के पास इतना पैसा था, अगर आप आज की वैल्यूएशन में इसको कन्वर्ट करें, इट कम्स अराउंड टू बी $600 billion। हाउ मच? ट्वाइस द साइज ऑफ योर एलन मस्क, एंड दैट वाज रियल मनी। It was not some valuation of companies and shares. Real money in terms of hardcore gold and silver. कहा जाता अब्दुल रहमान बिन औफ का वो जब निकल गए दुनिया से, उनके पास इतना गोल्ड पड़ा था कि उन्होंने कुल्हाड़ियां लाई उसको तोड़ने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इतना गोल्ड पड़ा था। और ये थे आपके पास रिच और पुअर का डिफरेंस, उस सोसाइटी में भी था। उस सोसाइटी में, हर सोसाइटी में रिच पुअर का डिवाइड हमेशा रहा है। नाउ ये डिवाइड जो है रिच और पुअर के बीच का, ये डिवाइड असल में किस चीज का डिवाइड है बताइए जरा? इट इज द डिवीजन और इन चीजों में, इन दोनों में किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेल्थ का, मुझे यही बताना है क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है या ये डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट है, ये बताना है मुझे। इन अदर वर्ड्स मुझे ये बताना है कि व्हाई सम पीपल आर रिच, व्हाई सम पीपल आर पुअर, एंड व्हाटएवर द आंसर, वेदर इट इज जस्ट। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, जस्ट है या अनजस्ट है? दिस इज व्हाट वी स्टडी इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो क्या पढ़ा हमने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड वेदर इट इज जस्ट, वेदर इट इज जस्ट, ये देखना था हमें। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, व्हाट डू यू थिंक, अगर इस क्लास में कोई अमीर है बहुत ज्यादा और कोई गरीब है बहुत ज्यादा, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली हुआ है या अनइक्वल है? रिच और पुअर के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या मैं कह सकता हूं सोसाइटी में इनइक्वालिटी है? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। माय क्वेश्चन इज, क्या ये इनइक्वालिटी जस्ट है या अनजस्ट है? ये सवाल है मेरा। इज इनइक्वालिटी जस्ट और अनजस्ट? अनजस्ट। Now, are you saying that Medina ki riyasat was an unjust system? The difference I gave you about Abdul Rahman bin Auf and Abu Huraira, was that unjust? Then inequality just है या unjust? Inequality of wealth. आपने बोला, एक ने बोला unjust. Participate तो करो, I don't need a right answer. मैं, अगर आपको पहले पता होता तो आप क्यों आते इधर? Participate. कैसे? मेरा वो पॉइंट नहीं है, मेरा ये पॉइंट है उन्होंने किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को टारगेट। मैं ये कह रहा हूं कि इनइक्वालिटी बजाते खुद जस्ट है या अनजस्ट, मैं ये पूछ रहा हूं। उसको खत्म करने के लिए आपको क्या सिस्टम लाना है वो छोड़िए। अनजस्ट बोला इन्हें, और
किस पर? जैसे किस तरह की हो सकती है? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बोला सर इनइक्वालिटी जो है अनजस्ट है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। कितना अच्छा होता अगर ये रिच और पुअर एक ही लेवल पर होते, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका फैलेसी बताता हूं कि ये कितनी डेंजरस बात बोली आपने। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इस क्लास में मैं इकोनॉमिक्स का टेस्ट करने वाला हूं, तो मैंने 100 मार्क्स रखे हैं। कितने मार्क्स रखे? 100 मार्क्स। और मैंने क्लास को डिवाइड किया गर्ल्स एंड बॉयज में। तो मैंने लड़कियों को कहा आप भी पढ़िए, आपका भी सेम पेपर होगा, और लड़कों को भी सेम पेपर होगा। अब लड़कियां एज ऑलवेज उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा और उन्होंने 100 में से 80 मार्क्स लाए, ठीक है। इनको कितने मिले मार्क्स? 80। तो अब मैं रिच को हटा रहा हूं यहां, अब मैं यहां पर किसको डाल रहा हूं? गर्ल्स को। और गर्ल्स को कितने मार्क्स मिले? 80। उसके बाद बॉयज ने 100 में से, वो निकम्मे ही थे हमेशा, उन्हें कितने मार्क्स लाए? सिर्फ 40। तो सर ये 40 पर गरीब लड़के इधर आ गए। तो इज देयर इनइक्वालिटी इन मार्क्स? है? मार्क्स की इनइक्वालिटी नहीं है ना। इनको कितने मिले? 80, इनको कितने मिले? 40। क्या ये जस्ट है अनजस्ट है? ये तो जस्ट है ना। इन्होंने पढ़ा, इनको 80 मिले, इनको नहीं पढ़ा, इनको 40 ही मिले। लेकिन मैंने आपको कहा नहीं भाई, मुझे कम्युनिज्म लगाना है इधर और मुझे इनइक्वालिटी बर्दाश्त नहीं होती। तो एक काम करो, इनका 20 काटो और इनको दे दो 20, तो 60-60 बराबर हो गया। अब ऐसी इक्वालिटी जस्ट है या अनजस्ट? ऐसी इक्वालिटी तो नहीं चाहिए हमें। समझ आ रहा है आपको? सो इनइक्वालिटी हमेशा अनजस्ट नहीं होती है। समझ आ रहा है आपको? यही चीज इकोनॉमिक सर्वे ने 2 साल पहले कहा कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, मगर आप इसको गलत नहीं समझना। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बन रही है असल में। तो जो अमीर अमीर हो रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? और जो काम कर रहा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसका। तो इनइक्वालिटी हमेशा अनजस्ट नहीं है और ये ता कयामत रहेगी, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है कि मैं जिसको चाहूं उसको रिस्क अता करता हूं और जिसको नहीं चाहूं उसके लिए रोक लेता हूं। और ये ता कयामत रहेगा। देयर इज नॉट अ सिंगल सिस्टम। जैसे कम्युनिज्म वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी व्हिच वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो। यू आर बेसिकली गोइंग अगेंस्ट द गॉड। कम्युनिज्म बहरहाल वाज वेरी ड्रकोनियन सिस्टम जो भी था उस वक्त। बहरहाल वापस आते हैं। तो सर हमें क्या देखना था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेदर इट इज जस्ट। अब ये जो मैंने आपको जवाब दिया इसका, ये जवाब इकोनॉमिस्ट ढूंढ रहे थे। लेकिन इकोनॉमिस्ट कौन से सब्जेक्ट में ढूंढ रहे थे? ये सोशल फिलोसफी। बाद में क्या हुआ? 18th एंड 19th सेंचुरी फिलोसोफर्स जो थे, 18th एंड 19th सेंचुरी फिलोसोफर्स, उनको ये लगा कि भाई क्योंकि इनइक्वालिटी इतना बड़ा पोर्शन है ऑलमोस्ट हर सोसाइटी का, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है हर एक सोसाइटी में, तो क्यों ना हम इस वेल्थ को अलग से ही स्टडी करें और अलग से ही ब्रांच खोल दे इसका। तो 18th और 19th सेंचुरी फिलोसोफर्स ने यहां से इकोनॉमिक्स को जन्म दिया। और इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा क्या था? टू स्टडी वेल्थ, टू स्टडी वेल्थ। एडम स्मिथ को पूछे आप इकोनॉमिक्स क्या है? एडम स्मिथ कहता है साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ ही पढ़ना है। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन ही क्या इकोनॉमिक्स की? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। समझ आ रहा आपको? वेल्थ के अराउंड ही पूरा सिस्टम घूमता है। अब आपको समझ आ गया वेल्थ के अराउंड क्यों घूम रहा था? बिकॉज ये कहां से निकला है कॉन्सेप्ट? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से। 18वीं और 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद उसकी डेफिनेशंस आती है, फिर उसमें स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन आता है। ऐसा नहीं समझना आप इकोनॉमिक्स वेल्थ पढ़ता है आज भी। आज इकोनॉमिक्स निकल गया है उसमें से। आज वेल्थ को छोड़कर फिर हमने वेलफेयर पे शिफ्ट किया, वेलफेयर को छोड़कर फिर स्कैर्सिटी पे शिफ्ट किया, स्कैर्सिटी को छोड़कर हमने ग्रोथ पे शिफ्ट किया। आज आपका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, पब्लिक इकोनॉमिक्स है। आज आपके पास इकोनॉमिक्स का ढेर सारा पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स में ऐड हो गया है। आपको जान के हैरानी होगी, इकोनॉमिक्स में आज एनवायरमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आज साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आज एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आज सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। समझ रहा है? ये आज का इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैं कब की बात कर रहा हूं? 1776 में जब इकोनॉमिक्स पहली बार आया था, उस वक्त हमने इसको क्या नाम दिया? इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। समझा? तो वेल्थ के अराउंड घूम रहा था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। समझा? और कुछ? वी आर स्टार्टिंग योर क्लासेस नाउ। मुझे लगता है शायद कल से, या मैं पूछूंगा अभी। अब जो भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा, बिकॉज आज हमने बता दिया आपको कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। नाउ नेक्स्ट वुड बी डायरेक्टली योर क्लासेस। ठीक है? जिसमें जो भी सब्जेक्ट आएगी, उसमें जो भी टाइमिंग होगा, उसमें सीधा क्लास शुरू हो जाएगा अब। ठीक है? ऑल द बेस्ट।